करो स्टार्ट। हाँ 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 करो। हमने पहले फ्लेक्सिबल पेवेंट डिजाइन जो मेरे से पहले पढ़ा था, हमने दो किए थे हाईवे पेवेंट के लिए और एक किया था हमने एयरपोर्ट पेवेंट के लिए। एयरपोर्ट पेवेंट के लिए एफए मेथड किया था और हमने हाईवे पेवेंट के लिए किया था एफए मेथड। अब हम करें एसफॉल्ट इंस्टीट्यूट मेथड फ्लेक्सिबल पेवेंट डिजाइन के लिए। तो इसमें हमारे पास ये उन्होंने बताया हुआ है कि दो डिस्ट्रेस मॉडल्स होते हैं, फटीग क्रैकिंग और परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये हमारे इसमें भी था, जो सीईपी था। और इसके अलावा ये थ्योरी है सारी, यानी ये इसमें कवर हो जाएगी हमारे पास एग्जाम्पल में। फिर ये बताया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो है वो किस तरीके से फ्रीजिंग टाइम के अंदर इंक्रीज करता है, फिर थॉ में रिड्यूस करता है। तो ये उसका ट्रेंड बताया हुआ है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। ये हमारे ग्राफ मेरे ख्याल गिवन है जो इसमें फॉर्मूला शीट के अंदर, तो इसी में से ज़्यादा चांस है न्यूमेरिकल आने का। तो आपके पास ना इसमें देखो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। एक है फुल डेप्थ एचएमए, यानी आप सब ग्रेड के ऊपर ना बस एक फुल डेप्थ एचएमए प्रोवाइड कर दोगे, उसी के अंदर सरफेस कोर्स होगा, उसी के अंदर बेस सब बेस होगी, यानी डिस्टिंक्शन नहीं होगी मटेरियल की। सेम मटेरियल कह लो सब ग्रेड के ऊपर आ गया जो एज बेस बिहेव करेगा, एज सरफेस कोर्स बिहेव करेगा। दूसरे केस में आप सरफेस कोर्स जो है ना वो देते हो एचएमए का, और उसके नीचे जो बेस कोर्स है ना वो एमल्सिफाइड असफॉल्ट का प्रोवाइड करते हो। अब एमल्सिफाइड असफॉल्ट टाइप 1 का भी हो सकता है, टाइप 2 का भी हो सकता है, टाइप 3 का भी हो सकता है, तीनों के अलग अलग ग्राफ्स हैं। तो इसके अंदर आपके पास पूरी की पूरी जो कॉम्पोजिशन है वो एचएमई की होगी। इसमें सरफेस कोर्स एचएमई का होगा इन तीनों में, और नीचे जो बेस कोर्स होगा वो एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट का होगा। इसके अलावा फिर एक और तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपके पास ऊपर एचएमई होगा और उसके नीचे आपके पास ना अनट्रीटेड एग्रीगेट बेस होगी, यानी कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं किया होगा, स्टेबलाइजेशन वगैरह। तो उसमें आपके पास जो नीचे बेस आनी है एचएमई के, उसकी मुख्तलिफ थिकनेसेस पे चार्ट्स गिवन है। अब इसमें 4 इंच थिक बेस होगी, इसमें 6 इंच थिक बेस होगी, इसमें 8 इंच थिक बेस होगी, इसमें 10 इंच थिक बेस होगी, 12 इंच थिकनेस का, इस तरह 18 इंच थिकनेस का है। तो डिफरेंट अनट्रीटेड, जो अनट्रीटेड एग्रीगेट बेस कोर्स है उसके डिफरेंट थिकनेसेस के अगेंस्ट आप क्या वर्कआउट करोगे अपना रेजिलिएंट मॉडुलस, अपना सॉरी एचएमए की डेप्थ आपकी कितने फाइंड आउट करोगे। और इन सारे ग्राफ्स के अंदर ना एक्स एक्सिस पे आपके पास ईजल्स हैं, और वाई एक्सिस पे जो आपका सबग्रिड है उसका रेजोल्यूट मॉडुलस है सब ग्राफ्स के ऊपर। तो इसकी बेसिस पे हम वर्कआउट करेंगे अपनी क्या कहते हैं थिकनेसेस। तो पहले पहले एग्जांपल पे हम आ जाते हैं इसके। गिवन एम आर इज इक्वल टू 10,000 psi, ईजल इज इक्वल टू 10 to 6, डिटरमिन द थिकनेस ऑफ एचएमए फॉर अ फुल डेप्थ एस्फॉल्ट पेमेंट। तब उन्होंने हमसे मांगी हुई है फुल डेप्थ एस्फॉल्ट पेमेंट के लिए, उन्होंने एचएमए की थिकनेस मांगी हुई है। तो हम फुल डेप्थ एचएमए वाले ग्राफ पे जाएंगे, जो कि हमारे पास सबसे टॉप पे था ये वाला। तो 10 to 6 ईजल्स उन्होंने हमें कहे हुए थे, तो ये 10 to 6 ईजल्स हैं, यहाँ से ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पे 10 to 4 की कहते हैं वो है आपके पास सबग्रिड रेजोल्यूट मॉडल्स की वैल्यू है। तो कहीं इधर ही कहीं आके ये मेरा ख्याल है 10 to 6। हाँ ये पॉइंट सेक्शन बना था, यानी कि 8 और 9 के बीच में 8.5 इंच स्केल है। तो ये हमारे पास फुल डेप्थ एच में आ गया है। 8.5 इंचेस किस केस में, जब हमारे पास इजी स्टैंड पर 6 है, रिजर्व मॉडुलस 10,000 psi है। अब अगली एग्जांपल के अंदर उन्होंने हमें कहा है कि फुल डेप्थ एचएमए नहीं, बल्कि एचएमए के सरफेस कोर्स है और उसके नीचे टाइप 2 एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट बेस है। तो अब हमने टाइप 2 एस्फॉल्ट बेस वाला निकालना है अपना जो ग्राफ है। तो ये हमारे पास टाइप 2 का है। इसमें दोबारा आपने 10 पर 6 ऊपर जाना है, इधर से 10 पर 4 से आना है। तो जहाँ पे लाई करेगा वो आपकी थिकनेस हो जाएगी किस चीज़ की, कंबाइंड थिकनेस आएगी। उसके अंदर एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट टाइप 2 की भी थिकनेस होगी और सबग्रिड रेजिडेंट मॉडल्स की भी थिकनेस होगी। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं 12 इंच आ गया आंसर, लेट्स से ठीक है। अब ग्राफ से हमने जब इंटरसेक्ट किया 12 इंच आंसर आया, तो 12 इंच के अंदर आपके पास एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट टाइप 2 की थिकनेस भी है और आपके पास एचएमए सरफेस कोर्स की थिकनेस भी है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने स्टेबल पैन है टेबल 11.12, यहाँ से आपने देखना है आपका एस्फॉल्ट वो जो एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट था उसकी टाइप कौन सी थी। हमारी टाइप 2 है, हम इस पे आ गए। फिर आपने देखना है आपका ट्रैफिक लेवल क्या है, हमारा ट्रैफिक लेवल कितना था, 10 6 था। तो यहाँ से आपके पास मिनिमम थिकनेस आ जाएगी एचएमए कोर्स की। तो मैंने कहा था टोटल थिकनेस हमारी 12 इंच है फॉर इंस्टेंस, और हमें इस टेबल से 3 इंच मिनिमम एचएमए की थिकनेस मिल गई है। तो अगर हम एचएमए की थिकनेस मिनिमम लेके चलें 3 इंच, तो हमारे पास एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट टाइप 2 का बेस कोर्स कितनी थिकनेस का होगा, 9 इंचेस का होगा। 12 - 3 = 9 इंचेस। तो एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट बेस के जितने भी चार्ट्स हैं उससे आपके पास कंबाइंड थिकनेस आएगी सरफेस कोर्स की और एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट बेस कोर्स की। तो आपने इस टेबल से मिनिमम थिकनेस निकालनी है एचएमए की, और अगर मिनिमम पे डिजाइन करना है तो बाकी जो बच जाएगी थिकनेस वो बेस कोर्स की होगी। तो ये एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट बेस कोर्स का है। जब ऊपर वाला ग्राफ जो था
इसमें तो पूरा का पूरा एक ही कॉम्पोजिट है ना फुल डेप्थ एचए में, तो इसमें तो कोई डिस्टिंक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या कहते हैं हो गया है एमएलसीफाइड एसफॉल्ट बेस कोर्स से भी हो गया। इसी तरह अब हम क्या कहते हैं तीसरे पे आते हैं, गिवन एमआर 10,000 psi easels could transfer 6 and an 8-inch untreated aggregate base determine the thickness of HMA required। अब इसमें देखो एग्रीगेट बेस जो अनट्रीटेड है उसकी थिकनेस गिवन है 8 इंच, ठीक है, और हमें इसके ऊपर एचएमए की थिकनेस चाहिए, तो हम सिंपल की कहते हैं 8 इंच वाले ग्राफ पे जाएंगे और यहाँ से दोबारा देखेंगे कहाँ पे पॉइंट्स इंटरसेक्ट करें। जो आंसर आएगा वो एचएमए की थिकनेस बन जाएगी ओवर द क्या चीज आपकी अनट्रीटेड एग्रीगेट बेस, कोई सब बेस वगैरह बीच में नहीं है, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ एमएलसीफाइड वाले में आपने मिनिमम से डिस्टिंक्शन करनी है, फुल डेप्थ में कॉम्पोजिट की आपके पास आ जाएगी, और यहाँ पे भी आपके पास एचएमए जो उसके ऊपर होगा उसकी थिकनेस आ जाएगी। तो ये ग्राफ्स पढ़ लेना, यानी जैसे 10⁻6 यहाँ से ऊपर लेके आना है, फिर इंटरसेक्ट करना है, ये तो वैल्यू पढ़नी है ग्राफ से। तो ये हमारे पास तीन एग्जांपल्स होगी जिसमें हमने थिकनेसेस फाइंड की हैं। 8.5 इंचेस फुल डेप्थ एचएमए की आई थी, 10.5 आपके पास दूसरी एग्जांपल में कॉम्पोजिट की आई थी, इसमें से फॉर इंस्टेंस अगर हम 3 इंच लेते हैं उसकी एचएमए की, तो बाकी हमारे पास एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट टाइप टू 7.5 इंच का बन जाएगा। और फिर हमारे पास तीसरी एग्जांपल में 6.5 इंचेस आई एचएमए की थिकनेस ओवर दी अनट्रीटेड एग्रीगेट बेस। तीन सिनेरियोज हैं ये वाले, ठीक हो गया। अब एक और अगला केस आता है जिसमें आपने कंबाइन करना है, यानी आपने ऊपर एचएमए भी देना है, आपने उसके नीचे एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट बेस भी देनी है, और आपने उसके नीचे अनट्रीटेड एग्रीगेट बेस भी देनी है। पहले तो हमने ऐसे ही किया था ना, या सब ग्रेड के ऊपर फुल डेप्थ एचएमए थी, या सब ग्रेड के ऊपर फुल डेप्थ एचएमए प्लस एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट बेस कोर्स था, या फिर सब ग्रेड के ऊपर अनट्रीटेड एग्रीगेट बेस कोर्स था और उसके ऊपर एचएमए था। अब आपने एचएमए भी देना है, अनट्रीटेड एग्रीगेट बेस भी देनी है, और आपने क्या कहते हैं उसके नीचे बीच में वो भी देना है वेलसिफाइड डस्ट बेस। तो तीनों चीजें हमने कंबाइन करने इस एग्जांपल में। यार इसका सोल्यूशन रुका, मैं एक मिनट खोलता हूँ। अच्छा, ये बुक में एग्जांपल 11.8 है। Given MR is equal to 10,000 psi, easels is equals to 10 raised to power 6, and an 8-inch untreated aggregate base. Design the thicknesses of HME surface course and type 2 emulsified asphalt base course। अब इसमें आपने क्या करना है, पहले पहले आपने जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था एचएमए की थिकनेस निकाली थी, वही आपने फुल डेप्थ एचएमए की थिकनेस निकाल लेनी है पहले पहले स्टेप में। वो हमारे पास 8.5 इंच आई है जैसे उस एग्जांपल में आई थी, ठीक है। अब आपने इस 8.5 इंचेस में से आपने क्या देना है, मैंने क्या कहा था, ये 8.5 इंचेस कॉम्पोजिट है, इसके अंदर सरफेस कोर्स भी है बेस कोर्स भी है। इस मेथड के अंदर हम एज्यूम करेंगे कि सरफेस कोर्स 2 इंच की है, ठीक है। तो हमने 8.5 में से 2 इंच का सरफेस कोर्स ले लिया, तो एच में बेस कोर्स कितना बच गया, 6.5 इंचेस बच गया, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने एज्यूम किया कि फुल डेप्थ एच में है, और उसकी थिकनेस फाइंड कर ली डिपेंड यूजिंग द इजल्स एंड द रेसिलिएंट मॉडुलस, ठीक है। और उसमें 2 इंच का सरफेस कोर्स ले लिया, तो बाकी 6.5 इंच का बेस कोर्स बच गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने वो फाइंड किया एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट मिक्स वाले चार्ट से दोबारा थिकनेस फाइंड की, ठीक हो गया जी, टाइप 2 का चार्ट जो था। तो 10.5 इंच पहले भी एग्जांपल में आई थी, ये देखो ये 10.5 इंच आई थी एग्जांपल 2 के अंदर, ठीक है। तो वही 10.5 आपके पास आ गई, और यहाँ से आपके पास क्या कहते हैं वही 10.5 इंच दोबारा आ गई। सेम डाटा है ना आपके पास, इजेस भी सेम है, मॉडल्स भी सेम है। अब दोबारा हम वही 2 इंच की एचएमएस सरफेस लेंगे। मिनिमम हालांकि टेबल में 3 इंच थी, लेकिन इस मेथड में हम पहले 2 इंच लेंगे एचएमए की सरफेस, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास 10 में से 10.5 में से 2 इंच की एचएमए की सरफेस आ गई, तो बेस कोर्स एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट का कितना बच गया, 8.5 इंच बच गया। तो हमने पहले स्टेप में फुल डेप्थ एचएमए ज्यूम करके एचएमए की बेस की थिकनेस फाइंड कर ली। सेकंड स्टेप में हमने जो एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट टाइप 2 का चार्ट था उससे कॉम्पोजिट थिकनेस फाइंड की, 2 इंच की एचएमए सरफेस ली, और एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट बेस की थिकनेस फाइंड कर ली, 8.5 इंचेस आ गई, ठीक है। अब हमने फिर एक और चीज निकालनी है, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रेशियो। वो क्या होगी, जो आपने स्टेप 2 के अंदर एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट बेस की थिकनेस फाइंड की है डिवाइडेड बाय जो आपने स्टेप 1 में एचएमए बेस की थिकनेस फाइंड की थी। तो 8.5 डिवाइडेड बाय 6.5 1.31 आपके पास सब्स्टिट्यूशन रेशियो आ गई। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है,
आपने ओवर 8 इंचेस जो हमारे पास तीसरी चीज थी, अनट्रीटेड एग्रीगेट बेस 8 इंच की, ठीक है, इसके लिए थिकनेस फाइंड करनी है, जैसे हमने उस एग्जाम्पल में फाइंड की थी, वो हमारी कितनी आई थी, 6.5 इंचेस आई थी। तो सेम डाटा है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 6.5 इंचेस आ गई। अब हम जाएंगे उस टेबल पे, ये जो टेबल था हमारा मिनिमम थिकनेस का, ये। अब 10⁻6 ईजल्स है हमारे, और टाइप 2 मिक्स है, तो मिनिमम थिकनेस कितनी है एचएमए सरफेस कोर्स की, 3 इंचेस है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि हम इस 6.5 इंचेस में से, जो कि अनरिलेटेड एग्रीगेट बेस का है, 3 इंच हम आइसोलेट करेंगे इसके लिए, एचएमए के लिए। तो अब 3 इंच की हमारे पास एचएमए की थिकनेस आ गई। अब ये आपकी एचएमए की थिकनेस आ गई है, ठीक है। एग्रीगेट बेस की थिकनेस क्वेश्चन में आपको गिवन थी, वो कितनी थी, 8 इंच थी, ठीक हो गया जी। और एचएमए की थिकनेस आपके पास यहाँ से आगे 3 इंच, अब बच की है सिर्फ और सिर्फ बीच वाली क्या चीज, एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट टाइप 2। तो अब देखो 3 इंच, 6.5 इंच में से 3 इंच की अगर आपने दे दी है एचएमए का सरफेस कोर्स, तो बाकी 3.5 इंचेस बच की बेस कोर्स के लिए। अब इस 3.5 इंचेस को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमने सब्स्टिट्यूशन रेशियो फाइंड की थी 1.31, 3.5 इंटू 1.31 आपके पास क्या आ जाएगा, 4.5 इंचेस। तो ये आपके पास एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट बेस की थिकनेस आ गई। तो यानी आपके पास अनट्रीटेड एग्रीगेट बेस की थिकनेस वैसे गिवन है, ठीक है। और उसी के चार्ट से आपके पास कॉम्पोजिट थिकनेस आएगी, उसमें से आपने मिनिमम थिकनेस निकाल लेनी है एचएमएस सरफेस कोर्स की। जब बाकी थिकनेस बच जाएगी, उसको आपने सब्स्टिट्यूशन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट टाइप 2 जिस केस में था उसकी थिकनेस आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन रेशियो कैसे निकालनी है, वो अपने पहले 2 स्टेप्स किए हैं। तो ये हमने एक ऐसी एग्जांपल देखी है जिसमें हमने एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट बेस को से प्रोवाइड किया, एचएमएस सरफेस को से प्रोवाइड किया, उसके नीचे अनट्रीटेड एग्रीगेट बेस भी था, और सबसे नीचे सबग्रेड है, ठीक हो गया जी। तो ये हमारी क्या कहते हैं एग्जांपल होगी इसकी। अब अगली एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्लान स्ट्रेच कंस्ट्रक्शन, ये भी यहीं से देखते हैं। A full depth HMA pavement with a subgrid resilient modulus of 10,000 psi will be constructed in 2 stages. The first stage is 5 years with 150,000 easel repetitions, and the second stage is 15 years with 850,000 easel repetitions. Limiting the damage ratio to 0.6 at the end of stage 1. Determine the thickness of HMA required for the first 5 years and the thickness of overlay required to accommodate the additional traffic expected during the next 15 years. अब डैमेज रेशियो क्या आपको बताती है, डैमेज रेशियो बताती है कि अब स्टेज कंस्ट्रक्शन क्या होती है, आप फर्स्ट स्टेज में पेमेंट की कुछ थिकनेस कंस्ट्रक्ट करोगे, उसके बाद जब पहली स्टेज की टाइम ड्यूरेशन जो आपने डिसाइड की थी वो पूरी हो गई है, तो डिपेंडिंग अपॉन के डैमेज रेशियो क्या आती है, यानी कितना डैमेज पेमेंट को आया, आप अगली स्टेज के लिए ना ओवरले की थिकनेस निकालोगे, ठीक है। तो अब डैमेज रेशियो आपने डिसाइड करनी होती है, फर्स्ट फर्स्ट स्टेज की लाइफ क्या होगी वो भी आपने डिसाइड करनी होती है। तो 0.6 की मूवमेंट ली जाती है डिजाइन के लिए डैमेज रेशियो, ठीक है। तो इसने भी डैमेज रेशियो 0.6 ले लिया। अगर डैमेज रेशियो 1 होगी ना, इसका मतलब है पेमेंट कंप्लीटली फेल कर रही है, और 1 से वैल्यू जितना कम है उतनी बेहतर कंडीशन है पेमेंट की, ठीक है। तो डैमेज रेशियो 0.6 ली जाती है, और उसने फर्स्ट स्टेज की लाइफ कितने लिए, 5 साल ली है। अब करना इसमें क्या होता है, आपने देखो ये वो ईजल्स हैं जो पेमेंट के ऊपर आ रहे हैं, और इससे डैमेज रेशियो कितनी बन रही है, 0.6 बन रही है। अब आपने वो ईजल्स निकालने हैं जो डैमेज रेशियो को 1 कर दें, ठीक है, यानी जो अलाउबल ईजल्स हैं। ये तो एक्चुअल ईजल्स है ना, अलाउबल ईजल्स कौन से हैं जो पेमेंट बर्दाश्त कर सकती है, जब वो बर्दाश्त कर लेगी उसके बाद पेमेंट फेल कर जाएगी, डैमेज रेशियो 1 हो जाएगी। तो हम अभी निकालेंगे एक्चुअल, क्या कहते हैं, वो अलाउबल ईजल्स निकालेंगे। एक्चुअल ईजल्स गिवन है, उसको डैमेज रेशियो पे डिवाइड किया, हमारे पास अलाउबल ईजल्स आ गए। अब अगर इतनी ईजल्स पेमेंट पे आ गए ना, तो पेमेंट की डैमेज रेशियो 1 हो जाएगी, ठीक हो गया जी। तो ये हमने निकाल ली कैपिटल N1 की वैल्यू। अब इसकी बेसिस पे हमने निकाली है थिकनेस फर्स्ट स्टेज के लिए। थिकनेस के लिए हम फुल डेप्थ एचएमए प्रोवाइड करें, तो हम 11.11 पे जाएंगे। तो हमारे पास कितना आया था लोड, देखो हमारे पास रेजिलियंट मॉडल्स कितना 10,000 पीएसआई है, और ये 2.5 इंटू 10 पावर 5 है, ठीक है। ये कोई 10 पावर 5 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये होगा, इधर नहीं बनेगा मेरे ख्याल है, 2.5 इंटू 10 पावर 5, यहाँ से ऊपर जाना है 10,000 के अगेंस्ट, तो 6.5 की करीब शायद बन रही है, ठीक है, 6.5 इंचेस बन रही है आपके पास। तो ये फर्स्ट स्टेज की आपके पास फर्स्ट स्टेज कंस्ट्रक्शन की थिकनेस आ गई। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली जो इजल्स पेवेंट पे आए हैं इनको डिवाइड किया, जो हमने डिजाइन डैमेज रेशियो शुरू में सेट की थी, और हमारे पास कैपिटल N1 की वैल्यू आ गई, और कैपिटल N1 की वैल्यू की बेसिस पे हमने थिकनेस वर्कआउट कर ली, ठीक हो गया जी।
अब हम इसी तरह स्टेज टू की भी हमें इजल्स गिवन है 850,000, ठीक है। और स्टेज टू पे जो है ना कैपिटल एन टू जो अलाउबल इजल्स है वो कैसे निकालनी है। पहले में तो हमने डैमेज रेशियो पे डिवाइड किया था ना। अब अगली स्टेज में अगर डैमेज रेशियो पहले स्टेज में 0.6 हो गई थी, तो अगले स्टेज में कितनी कैपेसिटी बची है, 0.4 की कैपेसिटी बची है ना, फिर पेमेंट फेल कर जाएगी। तो अगली स्टेज में जो ईजल्स है उनको डिवाइड करना है रिमेनिंग कैपेसिटी पे, जो कि क्या है 1 माइनस जो स्टेज वन के इनपुट थी 0.6, क्योंकि 0.4 की कैपेसिटी बच गई है ना। 850,000 डिवाइडेड बाई 0.4, हमारे पास ईजल्स कितना आ गया 2.1 इंटू 10 6। दोबारा उसी ग्राफ पे जाना है और एच टू निकाल लेनी है 10 इंच आ गई। अब यानी हमारे पास टोटल पेमेंट की थिकनेस 10 इंच होगी। पहले स्टेज में 6.5 इंचेस होगी, और 5 साल के बाद जब हम ओवरले करेंगे तो हम 3.5 इंच को ओवरले करेंगे। तो ये सेम डाटा था हमने जो पहले एग्जाम्पल सॉल्व की थी, उसमें हमारे पास कितनी थिकनेस आई थी एचएमए के साथ, जो थी फुल डेप्थ एचएमए वाली, हमारे पास 8.5 इंचेस थिकनेस आई थी। अभी भी हमने फुल डेप्थ एचएमए ही डिजाइन किया, लेकिन दो स्टेजेस में किया है। पहली स्टेज में 6.5 इंचेस आई है, जो कि 2 इंच कम है 8.5 से, लेकिन ओवरऑल 10 इंच होगी एंड एक्ससीड कर रही है। तो स्टेज प्लान स्टेज कंस्ट्रक्शन में इस एग्जाम्पल में इनिशियली फर्स्ट स्टेज के लिए हमारे पास थिकनेस कम थी, लेकिन सेकंड स्टेज पे जब हम गए तो कॉम्पोजिट थिकनेस ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू अगर हम इकट्ठे फुल डेप्थ एचएमए बना देते विदाउट गोइंग इनटू द प्लान स्टेज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये एस्फॉल्ट इंस्टीट्यूट मेथड जो हमने पहले तीन केसेस देखे, फुल डेप्थ एचएमए का, एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट बेस का, अनट्रीटेड एग्रीगेट बेस का, फिर हमने तीनों का कंबाइंड यूज देखा सब्स्टिट्यूशन रेशियो वाले एग्जांपल से, और फिर फाइनली हमने क्या कहते हैं स्टेज प्लान स्टेज कंस्ट्रक्शन देखी। तो ये कोई इसमें सवाल वगैरह है तो पूछ लो। ये हमारा एस्फॉल्ट इंस्टीट्यूट मेथड कंप्लीट हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। मुरसलीन यार, ये काइंडली ना, ये जो ब्लैक वाला टेबल था उसमें से 3 माइनस करना 2 माइनस करना, वो वाला तो एक दफा दोबारा बता देना। मैं ब्लैक वाला टेबल देखूंगा। ये देखो अब हमारे पास उसमें इसमें आपने यूज क्या करना है, आपने देखना है आपकी जो एचएमए की थिकनेस है, ठीक है, वो किस एस्फॉल्ट एमल्सिफाइड एस्फॉल्ट बेस कौन सी है आपके पास, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। हमारे पास टाइप 2 थी, ठीक है। तो मुझे पता चल गया मेरा कॉलम ये वाला है। अब मैंने देखना है मेरा ट्रैफिक लेवल क्या था, मेरा ट्रैफिक लेवल 10 था। तो ये मेरी रो बन गई, ये मेरा कॉलम बन गया। अब 3 इंच मेरे पास सरफेस कोर्स की मिनिमम थिकनेस है, और टोटल थिकनेस हमारे पास कितनी आई थी, टोटल थिकनेस हमारे पास आई थी 6.5 आई थी इस एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूशन रेशो वाली में, ठीक है। तो 6.5 में से अब मैं मिनिमम ही लेके चल रहा हूँ। मिनिमम कितनी मेरी आई थी, मिनिमम मेरी आई थी 3 इंच आई थी यहाँ पे, केवल 3 इंच। तो 6.5 इंच आपके पास किस किस चीज की मिला के थिकनेस थी, सरफेस कोर्स की और बेस कोर्स की। तो मुझे पता है कि सरफेस कोर्स मेरे पास मिनिमम 3 इंच का है, तो मैंने 3 इंच का सरफेस कोर्स दे दिया, जो बाकी बच के वो बेस कोर्स की थिकनेस आ गई। आगे समझ। हाँ, बेहतरीन बेहतरीन। और किसी का सवाल। अच्छा अब हम आ जाते हैं रिजिड पेवेंट डिजाइन पे। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी जो दो थे उनका लेक्चर पहले मिड से पहले मैंने दे दिया था, ठीक है, तो वो अपलोडेड होगा। तो अब अगला हमारे पास आ गया पीसीए डिजाइन प्रोसीजर, पोर्टलैंड सीमेंट एसोसिएशन। तो इसके थ्रू हम रिजिड पेवेंट का डिजाइन करेंगे, और ये भी हम करेंगे एयरपोर्ट पेवेंट का डिजाइन, ठीक है जी। इसमें हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे, गियर लोड एयरक्राफ्ट मिक्स होगा, यानी कौन कौन सी एयरक्राफ्ट है या डिजाइन एयरक्राफ्ट होगा। फिर गियर लोड होगा हर एयरक्राफ्ट का, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन होगा, और मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट की फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स होंगे। अब हमें इसमें चाहिए होता है डिजाइन मॉडुलस ऑफ रप्चर, डीएमआर। डिजाइन मॉडुलस ऑफ रप्चर का फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस ऑफ रप्चर 90 डेज पे जो होगा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सीवी ओवर 100 इंटू एम। सीवी क्या है, कोफिशिएंट वेरिएशन है। तो जितना आपका एक्सीलेंट कंट्रोल होगा कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है, जितनी अच्छी सुपरविजन होगी उतनी कम वेरिएशन आएगी। तो 10% से कम एक्सीलेंट कंस्ट्रक्शन कंट्रोल के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कंस्ट्रक्शन कंट्रोल कैसा था, आप सीवी की वैल्यू चूज कर लोगे। अगर तो बहुत ही पुअर कंट्रोल था तो सीवी की वैल्यू 20% से भी बड़ी होगी। अगर फेयर कंट्रोल था तो 0.15 से 0.2 के बीच में होगी। अगर एक्सीलेंट कंस्ट्रक्शन कंट्रोल था तो 0.1 से भी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीवी की वैल्यू डिपेंड करेगी कंस्ट्रक्शन कंट्रोल कैसा था। एमआर क्या है, एवरेज मॉडल स्ट्रक्चर एट 90 डेज। और स्मॉल एम क्या चीज है, ये आपके पास है फैक्टर फॉर एवरेज एमआर ओवर डिजाइन। ये मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन इसकी वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो फैक्टर फॉर एवरेज एमआर ओवर डिजाइन। अब आगे आ जाओ, इसमें डिजाइन चार्ट्स डिफरेंट दिए हुए हैं। इन डिजाइन चार्ट्स को आपने कैसे करना है, आपको क्वेश्चन के देखो आपने करनी क्या, आपने अल्टीमेटली पेमेंट डिजाइन ही करनी है। तो उसमें आप ट्रायल वैल्यू लेके चलोगे। फॉर इंस्टेंस मैंने पहले 14 इंच ले लिया वैल्यू, ठीक है। तो 14 इंच के अगेंस्ट में आगे आऊंगा, मैं देखूंगा मेरा गियर लोड कौन से इनमें से, ये सारा डाटा गिवन होगा, बल्कि एग्जाम्पल से कितना बेहतर समझ आएगा। और ये चार्ट्स एक ही तरह के हैं सारे जो हैं।
इसके अलावा हमारे पास ये एक टेबल है स्ट्रेस रेशो का। स्ट्रेस रेशो क्या होती है आपके पास, यहाँ से जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी इन चार्ट से, ठीक है, इन चार्ट से ऊपर मैंने भी कई एग्जांपल्स मांगे, इन चार्ट से हमने अल्टीमेटली फाइंड फ्लेक्सिबल स्ट्रेस करना, मतलब कितना आपका बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है आपकी कंक्रीट स्लैब में, ठीक है। वो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय जो उसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ है, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा ना वो स्ट्रेस रेशो होगी। और स्ट्रेस रेशो की अगर वैल्यू 0.5 या उससे कम है, तो अब इसका मतलब है आप अनलिमिटेड रिपीटेशन उसी एयरक्राफ्ट की अलाउ कर सकते हो। अगर किसी एयरक्राफ्ट की फॉर इंस्टेंस स्ट्रेस रेशो कितनी आ गई, 0.6 आ गई है, तो उसका मतलब है वो एयरक्राफ्ट 32,000 टाइम्स रिपीट हो सकता है ऑन द पेवमेंट। लेकिन अगर उस एयरक्राफ्ट की रेशो लेट्स से 0.25 है, तो इसका मतलब है अनलिमिटेड बार उसको हम रिपीट कर सकते हैं ऑन द पेवमेंट, उसका इफेक्ट बहुत ही इनसब्सटेंशियल है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेस रेशोज हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आपके पास किस चीज का है, लोड रेपिटेशन फैक्टर का। इसमें आपको दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है, टैक्सी वे और रनवे। टैक्सी वे होता है ना जो रनवे से कनेक्ट करता है हैंगर्स वगैरह को, टर्मिनल्स को, ठीक है। तो रनवे और टैक्सी वे, और ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जितना मुझे इसका आइडिया है ना वो यही है कि ये आपके पास लेटरल मूवमेंट की लेटरल बैंड स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब फॉर इंस्टेंस आपके पास एक एयरक्राफ्ट टैक्सी वे पे लैंड कर रहा है, ठीक है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं जो चार्ट डेवलप है जिनके लिए स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ 24 इंच का और फॉर इंस्टेंस 192 इंच का, तो इसका मतलब ये है जब मेरे पास एयरक्राफ्ट लैंड करेगा ऑन द पेवमेंट, ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड डिवीएशन कम है तो इसका मतलब है वो अपने जो व्हील पाथ है ना, जो एक बार जिस पाथ पे उसने लैंड किया, अगली बार पे लैंड करेगा जितनी उसकी रेपिटेशन होंगी, हर बार जो लैंड करेगा ना वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिविएट करेगा। जितनी वैल्यू कम होगी स्टैंडर्ड डिवीएशन की, उतनी कम डिवीएशन होगी सेंट्रल पाथ से। और जितनी ज्यादा डिवीएशन होगी आपके पास सेंट्रल पाथ से, उतनी ज्यादा स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू होगी। अब फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ मेरा एक एयरक्राफ्ट है, वो लैंड करे, मैं कहता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट उसका 3 इंचेस है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। अब अगली बार शायद वो 2 इंचेस पे लैंड कर दे, अगली बार उसे 4 इंचेस पे लैंड कर दे, किसी बार 5 इंचेस पे लैंड कर दे, तो यानी जितना ज्यादा स्प्रेड होगा ना उसका, जितना ज्यादा स्प्रेड होगा लैंडिंग पोजिशंस का, उतनी स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू कम ज्यादा होगी। और जितना कम स्प्रेड होगा, जितना लोकलाइज्ड होगा उसकी लैंडिंग पोजीशन, ठीक है, उतनी स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू कम होगी। तब खुद सोचो, दो एक राफ्ट है, ठीक है, आइडेंटिकल है, दोनों 10,000 बार लैंड कर रहे हैं, एक की स्टैंडर्ड डिवीएशन 24 इंच थी, एक की स्टैंडर्ड डिवीएशन 192 इंच थी, तो 24 इंच वाले के अंदर आपके पास वो एक ना नैरो स्ट्रिप के अंदर लैंड करेगा, ठीक है, और 192 में एक वाइडर स्ट्रिप पे लैंड करेगा। जब वाइडर स्ट्रिप पे लैंड करेगा तो इंडिविजुअल पॉइंट पे स्ट्रेस कम होगा, राइट, तो लोड रेपिटेशन फैक्टर की वैल्यू कम होगी। और अगर 24 इंच में ले रहा हूँ तो उसमें यानी एक नैरो स्ट्रिप में बार बार लैंड करना है, तो इंडिविजुअल पॉइंट पे स्ट्रेस ज्यादा आएगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास स्प्रेड है और सेम रेपिटेशन है तो उतना कम चांस है एक ही पॉइंट पे दोबारा है। और जितनी नैरो आपके पास लैंडिंग स्ट्रिप है उसमें उतना ज्यादा चांस है कि एक पॉइंट पे दोबारा लोड है। तो इसलिए जितना ज्यादा आपके पास पोटेंशियल होगा सेम पॉइंट की लोडिंग का, सेम पॉइंट पे लोड की रेपिटेशन का, उतनी वैल्यूज की ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपके पास 24 इंच, 48 इंच, 96 192, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। अब हमें मेरा ख्याल है क्वेश्चन गिवन होगा कि आपने टैक्सी भी डिजाइन करना है या रनवे डिजाइन करना है, और ये भी शायद हमें गिवन हो। अब अगर अगर नहीं गिवन तो फिर जाहिर है आपके पास कि कितने 24 इंच में और यहाँ पे 96 इंच पे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो ज्यादा कहते हैं अच्छा डिजाइन होगा, मेरा ख्याल है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं आगे एग्जाम्पल पे। ये कॉन्सेप्ट से कवर हो गए। अब आपको कौन कौन सा डाटा गिवन होगा, मॉडुलस गिवन होगा आपको 300 PCI, ठीक है, आपको मॉडुलस रप्चर 90 डेज पे गिवन होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू 20% ले ली, ठीक है, 20% कौन सी रेंज बनती थी, फेयर कंट्रोल की, ठीक है। और हमारे पास अगली वैल्यू कौन सी आ गई, एम की 1.1, वो जो फैक्टर था एवरेज, पता नहीं कौन सा फैक्टर था, ठीक है। तो डिजाइन एमआर का, डीएमआर का हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला 1 - CV/100 × M। तो 1 - CV की वैल्यू क्या है, 0.2 है, फैक्टर क्या है 1.1 है, और डिवाइडेड बाई जो हमारे पास मॉडल सबसे कितनी 6 PSI है। तो ये हमारे पास डीएमआर की वैल्यू आ गई, डिजाइन मॉडल स्ट्रक्चर की। अब देखो ये एयरक्राफ्ट मिक्स हमें गिवन है, उन्होंने डिफरेंट एयरक्राफ्ट बताए हुए हैं, सबका गियर लोड हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने निकालना है स्ट्रेस, निकालना है इनका, ठीक हो गया जी। स्ट्रेस हम निकालेंगे ऊपर वाले चार्ट से, तो हम अब तो निकाल के ट्राई करते हैं। ये है हमारे पास DC-9 के लिए है, ये बोइंग 727 के लिए है, उनमें से कोई गिवन है, DC-9 वाला चलो कर लेते हैं, ठीक है। DC-9 का गियर लोड कितना है, 43 किप्स, और के की वैल्यू क्या 300 है, 43 किप्स
43 किप्स ये वाला होगा, ये वाली लोडिंग लाइन होगी, और 300 हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपने शुरू में एक थिकनेस अज्यूम करनी है और फिर देखना है कि वो थिकनेस फेल हो रही है या पास हो रही है। इन्होंने 14 इंच थिकनेस अज्यूम किया है, ठीक है, तो हम 14 इंच के अगेंस्ट करते हैं। DC लाइन की तरह 14 इंच, ठीक है, यही है ना। 14 इंच से पहले मैं सीधा आ गया आगे, ये बन गया मेरे पास 4 किप्स बन गया, ठीक हो गया जी। 44 किप्स बन गया, ये हमें गिवन होगा कितना किप्स है आपके पास फ्यूल लोडिंग। तो 44 किप्स मैंने नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं देखने, 300 है ना, 300 कौन सी बन रही है, सेकंड लास्ट बन रही है, तकरीबन मेरा ख्याल है यहीं पे कहीं आएगा इस तरह करके। और यहाँ से फिर आपने आगे चले जाना है, इधर उधर करके कोई 200 के करीब शायद बन रही है वैल्यू, पता नहीं सही है या नहीं है, ये देख लेते हैं। तो 200 बन रही है, ठीक है। तो स्ट्रेस हमारे पास कितना आ गया, 200 PSI आ गया। गियर लोड गिवन हो गया, एयरक्राफ्ट टाइप में आपने ग्राफ पे जाने, आपने स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेनी है 200, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट था स्ट्रेस रेशियो का। स्ट्रेस रेशियो क्या था, ये वाला स्ट्रेस इस एयरप्लेन का कितना है 200 डिवाइडेड बाय जो मॉडुलस ऑफ रप्चर है आपका DMR, ठीक है। तो 200 का आपने डिवाइड करना है 528 पे, तो 0.38 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब डिपार्चर्स कितने एक एयरक्राफ्ट के लिए, तो मेरा ख्याल है बेटर गिवन होना चाहिए। डिपार्चर्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली गिवन होगा आपको। आपने उससे आगे फाइंड करने है लोड रेपुटेशन फैक्टर। अब देखो 0.38 के लिए उन्होंने लोड रेपुटेशन फैक्टर फाइंड ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेस रेशियो आपके पास 0.5 से कम होगी तो अनलिमिटेड रेपुटेशन हो सकती हैं पेमेंट पे, ठीक है। तो हमने इसलिए इसको छोड़ दी, क्योंकि इसकी अनलिमिटेड रेपुटेशन हो सकती हैं, बाकी सबकी लिमिटेड रेपुटेशन होंगी। तो हम आ जाते हैं फॉर इंस्टेंस DC 8 पे आ जाते हैं। अब DC 8 पे हमने फाइंड करना है लोड रेपुटेशन फैक्टर। तो DC 8 ये है, DC 8। अब इन्होंने जो ली हुई है ना वैल्यू, वो यहाँ पे टैक्सी वे की ली हुई है, और स्टैंड जो लेटरल वेंडर है ना उसकी आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन उन्होंने ली हुई है 24 इंच ली हुई है। तो इस एग्जाम्पल में ये वाली वैल्यू चूज की उन्होंने। अब शायद सर एग्जाम्पल में हमें बता दें, कल क्वेश्चन अगर आता है कि रनवे जो है उसकी स्टैंडर्ड, रनवे आपने डिजाइन करना है या टैक्सी वे डिजाइन करना है, तो रनवे डिजाइन करना है तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितनी लेनी है, शायद गिवन हो शायद ना हो, तो फिर वो आप लोगों की जजमेंट है। ये तो वैसे गिवन होना चाहिए कि टैक्सी वे या रनवे, आगे शायद ना गिवन हो, ठीक है। तो DC 8.83 हमारे पास आ गया, तो 0.83 को ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस तरह सारे एयरक्राफ्ट का ना आपने यहाँ से उस टेबल से फाइंड करके लोड रेपुटेशन फैक्टर लिख देना है। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है एक्चुअल रेपुटेशन का। अब एक्चुअल रेपुटेशन आपने कैसे निकालनी है, डिपार्चर्स को मल्टीप्लाई करनी है लोड रेपुटेशन फैक्टर से, ठीक है। हर डिपार्चर को उसके लोड रेपुटेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअल रेपुटेशन आपके पास आ जाएंगी। ये सारी एक्चुअल रेपुटेशन फाइंड कर ली। अलाउबल रेपुटेशन कैसे आई थी, ये हमारे पास स्ट्रेस रेशियो के अगेंस्ट आई थी। अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास कोई स्ट्रेस रेशियो हम लेते हैं यहाँ पे 0.58 फॉर इंस्टेंस ले लीजिए, ठीक है। तो 0.58 के अगेंस्ट हमारे पास अलाउबल रेपुटेशन कितनी थी, 57,000 थी। तो ये हमारे पास 0.58 के अगेंस्ट 57,000 आ गई। तो ये एक्चुअल रेपुटेशंस हैं जो हमारे पेमेंट पे हुई हैं, और ये अलाउबल रेपुटेशंस हैं। तो इन दोनों की रेशो बता देगी कि ये रेपुटेशंस कितना परसेंट फटीग कॉज कर चुकी हैं हमारी पेमेंट के अंदर, ठीक है। तो हमने बारी बारी वो ले ली, सबकी फटीग कितना फटीग उन्होंने कॉज किया वो रेशो निकाल ली, इसको इस पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास 45.6% आ गया। इसको हमने इग्नोर किया क्योंकि इसकी हमारे पास स्ट्रेस रेशियो जो थी वो 0.5 से कम थी। इन सब की हमने समेशन कर दी, वो कितनी आई हमारे पास फटीग 80.6। तो चूंकि ये 100% से कम है, तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सम परसेंटेज फटीग रेशियो फ्रॉम स्लैब इफ द सम इज लेस देन 1 और 1.1 द पेमेंट विल नॉट फेल। ये सादा लिखा हुआ है ना, परसेंटेज में मेरा ख्याल है ये 100 और 110 बन जाएगा। क्योंकि आपके पास ये 80.6 कम आ रहा है, तो इसका मतलब है जब हमने 14 इंच की थिकनेस ली थी वो एडिक्वेट है, हमारा पेमेंट जो स्ट्रक्चर जो है वो सस्टेन कर पाएगा इस पूरे ग्राफिक्स को, ठीक है। तो आपकी क्वेश्चन इसमें ये जो हमने किया है PCA मेथड, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। ये वैसे मेरा ख्याल है ये आएगा नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास ये वाले चार्ट्स नहीं गिवन। या ये हो सकता है कि सर इन चार्ट्स की वैल्यूज हमें खुद निकाल के दे दें, तो उसकी चॉइस पे ना छोड़ना, कर लेना इसको। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यार मुरसलीन, ये जो ग्राफ ये जो सर ने दिए हैं वो जरा ओपन करना जरा उसका पीडीएफ। हम्म, इसकी ये नीचे करो ना, ये जो के की वैल्यू वाला था, ये इस के वाई की वैल्यूज कहाँ पे यूज करनी है, ये वाला और ये नीचे वाला, इससे नीचे वाला ये वाला, ये कहाँ पे यूज यार करना है ये? ये होगा उसमें
जो रिजिड पेवमेंट डिजाइन है बाय FAA मेथड, ये उसमें होगा। ये जो लास्ट टाइम उस हमने मिड वाला किया था उसमें तो मतलब एक कोई ऐसा वाला टेबल भी नहीं था और आपने भी नहीं करवाया था, तो ये इसका कोई एग्जाम्पल वगैरह अगर है तो ये तो करवा दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये तो आना है कल पे। हाँ नहीं आएगा तो सही, तो मेरा जितना इसमें ख्याल है ना, आपके पास देखो, आपने सब बेस पहले इंक्लूड शायद नहीं की थी, क्या पता नहीं की थी, एक मिनट रुको। हाँ, आप फॉर इंस्टेंस आपने अपने सब ग्रेड का मॉडल्स ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन फाइंड कर लिया आपने, ठीक है। हमारे पास के लेट्स से 50 है, और आप अब सब बेस प्रोवाइड कर रहे हो अपने पेमेंट स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और लेट्स से मैंने 8 इंच की सब बेस प्रोवाइड की है, ठीक है। तो 8 इंच के अगेंस्ट में ऊपर आऊंगा, 50 पे आ गया, और अब मैं यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाऊंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टेबलाइज सब बेस के टॉप पे हमारे पास मॉडल स्ट्रक्चर पे आ जाएगी। सॉरी, मॉडल सबग्रेड रेखिए बेसिकली होता क्या है, आपकी रिजिड स्लैब जो होती है, ठीक है, या तो सबग्रेड के ऊपर डायरेक्टली रेस्ट कर रही होती है, या बीच में एक सब बेस आ जाती है। तो जो के की वैल्यू होती है ना डिजाइन के अंदर, वो होती है उसके नीचे जितनी भी रेट है उन सबकी कंबाइंड वैल्यू होती है। तो अगर तो सब बेस है ही नहीं, तो आपने जो सिंपल सबग्रेड की वैल्यू वर्कआउट की है या जो गिवन है उसी पर डिजाइन कर दोगे। लेकिन अगर सब बेस बीच में इंक्लूड कर दी गई है, तो आपने उस सब बेस की थिकनेस के अकॉर्डिंगली सबग्रेड की कौन सी वैल्यू थी उसको चूज करना है, और वहां से आपके पास कॉम्पोजिट वैल्यू आ जाएगी स्टेबलाइज सब बेस के टॉप पे, यानी जितनी अंडरलाइन गियर्स हैं उनके टॉप पे। जैसा कि एक और ग्राफ भी है ना, इनमें फर्क क्या है, टेबल, ये स्टेबलाइज सब बेस के लिए कोई वाला चार्ट जो है, और ये वाला आपके पास है सादा के लिए, मेरा ख्याल है बैंक रन सैंड ग्रेवल, जो बैंक रिवर बैंक्स वगैरह से है। तो अगर स्टेबलाइज बेस सब बेस आपके पास है, तो आप इस वाले को यूज करोगे, और अगर सादा है तो इसको यूज करोगे। के की वैल्यू तो आपको पता होगी ना, ये वाली वैल्यू या गिवन होगी या पता नहीं, इसको वर्कआउट करता नहीं, मुझे इसमें याद नहीं वाला मेथड। तो के की वैल्यू जब आ जाएगी ना, तो आपने यहाँ पे उसकी वो ले लेनी है। एक मिनट को यार, ये खोल लेते हैं हमारी स्लाइड्स, जरा। ये था ना हमारे पास ऐसे मैथमेटिकल पेपर डिजाइन का। देखो उसके डिजाइन इनपुट्स क्या हैं आपके पास, कॉन्क्रीट फ्ले, देखो इसमें डिजाइन इनपुट में है पड़ा मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिएक्शन, तो यानी के की वैल्यू तो आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, ये वाली के की वैल्यू गिवन होगी। फिर डिपेंडिंग अपॉन के बेस, आप सब बेस आपने कौन सी देनी है, स्टेबलाइज देनी है या नॉन स्टेबलाइज, तो आपने वहां से कॉम्पोजिट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये देखो सब बेस रिक्वायरमेंट्स, a minimum thickness of 4 inches of subbase is required except as shown in table 310 where no subbase is required। अच्छा ठीक है, यानी कल सर पे मेरे हाल में बता देंगे कि आपकी गुड ड्रेनेज कंडीशंस हैं, और उसमें नो फ्रॉस्ट, या फिर बता देंगे इनमें से कौन सी कंडीशन है शायद, आगे बता देंगे कि नो फ्रॉस्टिंग है या नहीं है, तो सॉइल की नेचर कौन सी क्लासिफिकेशन की है, तो उसके मुताबिक आपने डिसाइड कर लेना है कहाँ पे सब बेस देनी है कहाँ पे नहीं देनी। मिनिमम 4 इंच की थिकनेस प्रोवाइड करनी है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट है। सब बेस थिकनेस इन एक्सेस ऑफ 4 इंचेस कैन बी यूज्ड टू डिक्रीज द रिक्वायर्ड थिकनेस इफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को तो मेरा नहीं ख्याल कि हम डील करेंगे। और स्टेबलाइज सब बेस इज रिक्वायर्ड इफ एक, ये देखो स्टेबलाइज सब बेस कब रिक्वायर्ड होगी, इफ एयरक्राफ्ट weighing more than 100,000 pounds is present in the mix। तो अगर आपके पास 1 लाख पाउंड से ज्यादा का कोई एयरक्राफ्ट है, इसी के अंदर देखो हमारे पास, अगर इसी सवाल में हमारे पास कोई, हाँ यहाँ पे देखो ना, है ना, सारे बल्कि 1 लाख से ऊपर है यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है। तो इस केस में अगर हमने देनी है सब बेस, वो क्या चीज डिसाइड करेगी हमें देनी है या नहीं देनी, वो ये वाला टेबल डिसाइड करेगा। तो अगर लेट्स से आपने देनी है, तो आप फिर स्टेबलाइज सब बेस दोगे, ठीक है। और स्टेबलाइज सब बेस के लिए आपके पास कौन सा चार्ट है, आपका स्टेबलाइज सब बेस के लिए ये वाला है, थिकनेस स्टेबलाइज सब बेस। अगला सवाल ये है उसकी थिकनेस कैसे चूज करेंगे, तो मिनिमम तो 4 इंच है। अब ये मुझे वैसे आइडिया नहीं है, शायद इसका इटरेशंस लेने पड़े डिफरेंट।
या शायद 4 इंच लेके चले। लेकिन द पॉइंट इज स्टेबलाइज सबवेज और सादा सबवेज में कौन सी यूज करनी है वो ये टेबल डिसाइड करेगा आपके पास। ये वाला जो है आगे फिर मिनिमम 4 इंच की तो देनी ही देनी है, उसे इंक्रीज कर सकते हैं। और उन्होंने क्या कंडीशन दी है उसकी, इफ इकोनॉमिकल, ठीक है, कैन बी यूज टू डिक्रीज सबवेज थिकनेस इन एक्सेस ऑफ 4 इंचेस। यानी 4 इंचेस पे लेट्स से आपके पास रिजिड पेमेंट की थिकनेस 10 इंच आ रही है, और आप इसको अगर चेंज करते हो तो रिजिड पेमेंट भी लेट्स से चेंज हो जाती है। तो फिर तो काफी अच्छा हो गया ना आपके लिए, इकोनॉमिकल पड़ गया आपको। तो शायद इस तरह आपको रिपीटेडली आइटरेट करना पड़े वो फाइंड करने के लिए कि ये मैंने 4 इंच देनी है या बढ़ा के देनी है। इसको वैसे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करो ना इसी क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से, तो शायद इसका बेहतर। ये समझ आ गई? हाँ, इसका आगे ये जो टेबल है, जो एक्स वाला है जो उसमें वो है, वो एक दफा थोड़ा सा काइंडली वगैरह बताना। ये देखो, अब कल क्वेश्चन में सर हम दे सकते हैं ना कि आपकी जो सब ग्रेड की नेचर है, ठीक है, जहाँ पे एयरपोर्ट पेवमेंट डिजाइन करनी है, वो जीपी है। अब मुझे नहीं पता जीपी क्या होता है, ये जीपी आपके पास वाली क्लासिफिकेशन, ठीक है। आगे बता देंगे कि वो पूर उसके अंदर ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स पुअर हैं, ठीक है, तो यानी पानी में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है इसको। फिर बता देंगे रीजन ऐसे जहाँ पे फ्रॉस्टिंग का खतरा है सॉइल के अंदर, तब आपके पास जीएम सॉइल है, ठीक है, पुअर ड्रेनेज है, और फ्रॉस्टिंग का भी खर्चा है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी सब बेस। जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है वहां पे सब बेस प्रोवाइड नहीं करनी। फॉर इंस्टेंस GW सॉइल है, गुड ड्रेनेज है, नो फ्रॉस्ट है, तो आप कोई सब बेस नहीं दोगे। SW सॉइल है, गुड ड्रेनेज है, नो फ्रॉस्ट है, कोई आप सब बेस नहीं दोगे। जहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं लगा हुआ है वहां वहां सब बेस देनी है। तो फिर आगे थिकनेस क्या देनी है, मिनिमम तो 4 इंच है, आगे फिर अगर इकोनॉमिकल पड़ी है तो आप दे दो। सही है? ओके हो गया, ओके, थैंक यू यार। ठीक है। अच्छा, हम पहले की तरफ से ये वाला हो गया था, उसमें कोई सवाल था किसी का? क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लो। मेरी आवाज आ रही है मेरी? हम्म। जी जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अगला कौन सा था हमारा, ये। इसके अलावा भी मुझे, अभी मैंने इतने किए हैं, और कोई न्यूमेरिकल है तो बता देना, मेरे भी ध्यान में नहीं इन स्लाइड्स के अलावा। 22 का मुझे नहीं कंफर्म कि वो इंक्लूड है या नहीं है। अच्छा, आगे हमारे पास ये है मल्टीपल मल्टी क्राइटेरिया डिजाइन एनालिसिस, ठीक है, या मल्टी क्राइटेरिया डिजाइन मेथोडोलॉजी। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, हमने फॉर इंस्टेंस पेमेंट को रिहेबिलिटेट करना है या हमने कोई नई पेमेंट कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसके लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। एक ऑल्टरनेटिव फॉर इंस्टेंस आप इस जगह पे बना दो, उस जगह पे बना दो, या फिर फला बना दो। तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो उन ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा आपने चूज करना है, ठीक है। तो मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग आपको उसमें हेल्प करता है, और इसमें जो क्राइटेरिया होते हैं ना, वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं आपस में। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा। ये सारी चीजें भी पढ़ लेना क्योंकि ये मेरा ख्याल है इंक्लूडेड है वाला लेक्चर। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल हमारे पास, Following three alternatives of pavement rehabilitation are to be analyzed for selection of the best alternative, ठीक है। ऑल्टरनेटिव 1 के हम रिहेबिलिटेशन करेंगे फ्रेश मटेरियल से, ऑल्टरनेटिव 2 के हम रिहेबिलिटेशन करेंगे रैप मटेरियल से, और ऑल्टरनेटिव 3 क्या है, हम फंक्शनल HMA ओवरले कर देंगे। अब तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं, अब कौन सा आपने चूज करना है, ठीक है। ये फैसला आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आप मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन वो करोगे, मेथड एम्प्लॉय करोगे, ठीक है। तो आप MCDM इसके अंदर एम्प्लॉय करोगे, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। अब हमें उन्होंने तीन ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है फ्रेश मटेरियल, दूसरा रैप मटेरियल, तीसरा है फंक्शनल एचएमए ओवरले। अब हर ऑल्टरनेटिव को ना आपने कुछ क्राइटेरिया से डिफाइन करना है। अब हम कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे, उसको गवर्न करने वाले क्राइटेरिया क्या क्या हैं। एक तो एजेंसी कॉस्ट, यानी जो कंस्ट्रक्ट करेगी पेमेंट की जो पेमेंट को रिहेबिलिटेट करेगी, उनकी कितनी कॉस्ट आएगी। एक हमारे पास क्राइटेरियन ये हो गया, ठीक है। एक क्राइटेरियन हम ले लेते हैं एवरेज पेमेंट कंडीशन IRR, ठीक है। एक हम वो ले लेते हैं
क्राइटेरियन ओवरऑल एनुअल बेनिफिट, ठीक है। तो मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स होंगे, और हर ऑल्टरनेटिव को आपने कॉमन क्राइटेरिया या परफॉर्मेंस मेजर्स के अगेंस्ट गेज करना है, ठीक है। वो इस केस में क्या क्राइटेरिया आपके पास है? एजेंसी कॉस्ट है, एवरेज पेमेंट कंडीशन IRR है, ओवरऑल एनुअल बेनिफिट है। अब बताया कि ऑल्टरनेटिव वन के अंदर एजेंसी कॉस्ट $100 मिलियन आएगी, अगले में 65 आएगी, अगले में 50 आएगी। इसी तरह IRR की वैल्यूज गिवन है और ओवरऑल एनुअल बेनिफिट गिवन है 1.75.7। आपको यही टेबल गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि आपने डिसाइड करना है कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज किया जाए, ठीक है। तो आप कौन सा एनालिसिस करोगे? MCDM एनालिसिस करोगे। अब इस एनालिसिस का पहला स्टेप होता है आपने वेट्स असाइन करने हैं, ठीक है। अब वेट्स असाइन करने के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उसकी कोई एग्जांपल भी गिवन है ये वाली, ये उसकी रिग्रेशन बेस्ड है। ये मुझे समझ नहीं आती इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा, और ये आएगी भी नहीं क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो आपने बेसिकली बाकी दो मेथड्स यूज करते हैं वेट असाइन करने के लिए। वो कौन से आपके पास हैं? इक्वल वेट्स या डायरेक्ट वेट्स, और एक डिराइव वेट्स हैं। डिराइव वेट्स ही वाले थे रिग्रेशन बेस्ड में। तो डायरेक्ट वेट्स आपने असाइन करने हैं, ठीक है। डायरेक्ट वेट्स, इक्वल वेट्स क्या होंगे? आप तीनों को 0.33 0.33 0.33 दे दो, लेकिन उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट वेट्स से साइन करो। और डायरेक्ट वेट्स कौन असाइन करेगा? एजेंसी वाला साइन करेगा, या जो एंड यूजर होगा वो साइन करेगा, या दोनों मिलकर साइन करेंगे, ठीक है। तो अब कितने कितने रिलेटिव वेट्स असाइन किए गए? एजेंसी कॉस्ट को 0.4 कर दिया गया, एवरेज पेमेंट कंडीशन को 0.35 कर दिया गया, और ओवरऑल एनुअल बेनिफिट को 0.25 कर दिया गया। तो इनका सम 1 की इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट वेट्स असाइन कर दिए उन क्राइटेरिया को, और तीन ऑल्टरनेटिव्स गिवन थे। तीनों ऑल्टरनेटिव्स को आप इन तीन क्राइटेरिया के अगेंस्ट जज कर रहे हो। हर क्राइटेरिया को आपने डायरेक्ट वेटिंग मेथड से वेट असाइन कर दिया, रिलेटिव वेट, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया वेटिंग। अगला स्टेप है स्केलिंग, यानी अब आपने एक कॉमन स्केल एस्टेब्लिश करना है जिसके अगेंस्ट आप तीनों ऑल्टरनेटिव्स के जो क्राइटेरिया है उनकी वैल्यूज निकाल सको। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने रिग्रेशन टेक्निक इस्तेमाल किया है। हमने 5 एक्सपर्ट्स बुलाए, ठीक है, और 5 एक्सपर्ट्स को कहा कि देखो तीन क्राइटेरिया थे, हर क्राइटेरिया पे डिफरेंट वैल्यूज ले ली। फॉर इंस्टेंस एजेंसी कॉस्ट थी, ठीक है। हमने एजेंसी कॉस्ट की 20 मिलियन वैल्यू ले ली, 40 मिलियन ले ली, 60 मिलियन ले ली, 80 मिलियन ले ली, 100 मिलियन ले ली, 120 मिलियन ले ली। तो हमने तीनों क्राइटेरिया की ना, दूसरा क्राइटेरिया क्या था? IRR था, उसकी भी कुछ वैल्यूज ले ली। और तीसरा क्राइटेरिया क्या था? एनुअल बेनिफिट, उसकी भी कुछ वैल्यूज ले ली। तो हमने तीन क्राइटेरिया जो थे ना हमारे, तीन ऑल्टरनेटिव्स की, उनकी कुछ वैल्यूज ले ली, ठीक है। और फिर हमने एक पैनल को बुलाया जो इंडस्ट्री का माहिर था, ठीक है। उन्होंने ना, हर पैनलिस्ट ने डिफरेंट एजेंसी कॉस्ट को एक डिजायरेबिलिटी रेटिंग दे दी। अब जैसे पहला पैनलिस्ट था, उसने कहा अगर कॉस्ट 20 मिलियन आ रही तो बेहतरीन है, मैं इसको 90 की डिजायरेबिलिटी रेटिंग देता हूँ, ठीक है। उसने कहा अगर 120 मिलियन की कॉस्ट आ रही थी तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है, तो ये डिजायरेबल नहीं है, इसने डिजायरेबिलिटी रेटिंग कम दे दी, ठीक है। तो इसी तरह जो पैनलिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज पे अपनी डिजायरेबिलिटी रेटिंग दे दी एजेंसी कॉस्ट के लिए। फिर उसको सारा एक्सेल पे प्लॉट प्लॉट किया गया, ठीक है। और एंड पे रिग्रेशन करके आपके पास ये इक्वेशन बन गई, ये यूटिलिटी फंक्शन बन गया। अब ये यूटिलिटी फंक्शन है एजेंसी कॉस्ट का आपके पास, ठीक है। तो अभी हमारा स्टेप टू जो है ना स्केलिंग का, पहले पहले तो वेट्स हमने साइन किया ना, स्टेप वन के अंदर हमने वेट्स साइन किए थे। स्टेप टू के अंदर हमारा पहला आगे ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यूटिलिटी फंक्शन बनाए। तो यूटिलिटी फंक्शन ये बन गया हमारे पास। इसी तरह दूसरा क्राइटेरिया क्या था? IRR का। वही दोबारा पैनलिस्ट सारे आए, ठीक है, उन्होंने डिजायरेबिलिटी वैल्यूज असाइन की, और हमारे पास दोबारा हमने एक्सेल पे उसका एनालिसिस किया, रिग्रेशन एनालिसिस, और ये यूटिलिटी फंक्शन बन गया। दूसरे क्राइटेरिया का भी बन गया। इसी तरह तीसरा क्राइटेरियन जो था एनुअल बेनिफिट, इसका भी हमने वही रिग्रेशन करके यूटिलिटी फंक्शन बना दिया। अब हमने यूटिलिटी फंक्शंस बना दिए तो हमारा स्टेप टू कंप्लीट है। स्केलिंग के अंदर ना आपने यूटिलिटी फंक्शन बनाना है, और यूटिलिटी फंक्शन बनाने के लिए हमने पैनलिस्ट की जो डिजायरेबिलिटी वैल्यू थी ना उनका एक्सेल पे एनालिसिस करके वैल्यूज निकाली। तो ये तीन यूटिलिटी फंक्शंस बन गए। अब अगले स्टेप में ना आपने यूटिलिटी फंक्शंस को अमेलगमेट करना है, आपने इनको कंबाइन करना है, ठीक है। तो ओवरऑल यूटिलिटी फंक्शन कैसे निकालोगे हर ऑल्टरनेटिव का? फॉर इंस्टेंस ऑल्टरनेटिव, अगर हम पहले ऑल्टरनेटिव की बात करूं, तो उसमें जो तीन क्राइटेरिया थे उनके वेट्स मल्टीप्लाई बाय जो यूटिलिटी फंक्शन से उनकी वैल्यू आएगी वो। अब हम ऑल्टरनेटिव वन की बात करते हैं। अब हमने यूटिलिटी फंक्शन से इसकी वैल्यू निकालनी है। यूटिलिटी फंक्शन और उसका क्या था आपके पास? कॉस्ट का 102.48 ये वैल्यू है, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव वन की हमारे पास कॉस्ट थी कितनी? 100 मिलियन, ठीक है। तो हम यहाँ पर 100 मिलियन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यूटिलिटी फंक्शन से एजेंसी कॉस्ट, पहले क्राइटेरियन की यूटिलिटी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसी तरह IRI के यूटिलिटी फंक्शन से हमने IRI की यूटिलिटी निकाल ली पहले अल्टरनेटिव के लिए। तो इस तरह हमने तीनों क्राइटेरिया जो थे ना फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के लिए, जो हमने रिग्रेशन इक्वेशंस बनाई थी, उनसे हमने यूटिलिटीज फाइंड कर ली। अब यूटिलिटीज हमारे पास यू की वैल्यू आ गई है, ठीक है। WA WB WC हमने शुरू में डिफाइन किया था रिलेटिव वेट, वो कितना था? 0.4 0.35 0.25, ठीक है। तो
ये हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया। इसी तरह हमने ऑल्टरनेटिव 2 के लिए यही प्रोसेस रिपीट किया, ऑल्टरनेटिव 3 के लिए यही प्रोसेस रिपीट किया, और हमने तीनों के लिए फिर यूटिलिटीज, टोटल यूटिलिटी फाइंड कर ली, ओवरऑल यूटिलिटी। तो पहले पहले हमने स्केलिंग के यूटिलिटी फंक्शन बनाए थे, फिर हमने इंडिविजुअल यूटिलिटी फाइंड की थी, और अब हमने ओवरऑल यूटिलिटी फाइंड कर ली है। तो जिसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा आएगी ना ओवरऑल, वो ऑल्टरनेटिव हमने चूज करना है। हमारी यूटिलिटी सबसे ज्यादा ऑल्टरनेटिव 3 का ही है, तो हम ये चूज करेंगे। सही हो गया। तो ये हमारे पास देखो, ऑल्टरनेटिव 3 सबसे ऊपर है, ऑप्टिमल चॉइस है यूटिलिटी के स्केल में। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें ये दिया जाता है तो इसके बगैर तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये रिग्रेशन इक्वेशंस जो हैं, ये शायद सर हमें खुद दे दें और छोटा सवाल बना दें इसको, क्योंकि एक्सेल एनालिसिस तो हम नहीं कर सकते ना। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। इसमें हमने क्या क्या करना होगा, वेट्स वगैरह और ये सब कुछ खुद देंगे ना वो? रेट्स शायद ना दें, आपने अपनी जजमेंट की बेसिस पे शायद लेना हो। दे भी तो सकते वो हैं, नहीं भी दे कैसे, सकते। कोई भी दे दें? वो याद है जो जीआईएस के अंदर हमने किया था, लैंड स्लैश एक्सेप्टेबिलिटी मैपिंग, उसमें हमने वेट्स असाइन किए थे। तो अब जैसे कॉस्ट जाहिर है एक काफी ज्यादा वैल्यू रखता है किसी भी चीज में, सबसे ज्यादा वेट तो उसी का होगा। और फिर पेमेंट कंडीशन कैसी, यानी कितनी राइड क्वालिटी कितनी है, उसका भी अच्छा खासा वेट होगा। तो यानी ये बंदे की अपनी जजमेंट है वो क्या वेट असाइन करता है। ये हर बंदे के डिफरेंट हो सकते हैं। एक्सपीरियंस इसका ज्यादा होगा, जो ज्यादा माहिर होगा उसके ज्यादा बेहतर वेट्स होंगे। तो ये हमने रिलेटिव वेट असाइन कर दिया। और स्केल के लिए तो अब आपके पास एक्सेल तो नहीं होगा ना, तो यूटिलिटी फंक्शन अगर सर नहीं देते तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। आगे तो सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और देखना है किसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, चलें आगे। चलो। अगली हमारे पास ये है, रिहेबिलिटेशन फ्लेक्सिबल और रिजिड पेविंग की। हमने बताया हुआ है हमारे पास ओवरलेस कौन से होते हैं। एचएमए एसफॉल्ट के ऊपर होता है, एचएमए पीसीसी के ऊपर होता है, पीसीसी एसफॉल्ट के ऊपर होता है, पीसीसी पीसीसी के ऊपर होता है। तो हमने इन स्लाइड्स में एचएमए का ऑन एसफॉल्ट पेमेंट ओवरले सीखे हैं, ठीक है। ये सारी थ्योरी है, इसको पढ़ लें। अब हमारे पास जो है ना अप्रोचेस क्या है एचएमए ओवर एसफॉल्ट ओवरले की। हमारे पास तीन अप्रोचेस हैं। ये इफेक्टिव थिकनेस अप्रोच, द डिफ्लेक्शन बेस्ड अप्रोच, और द मैकेनिस्टिक एम्पिरिकल अप्रोच। ये तीन अप्रोचेस हैं एचएमए ओवरले ऑफ एसफॉल्ट पेमेंट्स की, ठीक है। ये तीन मेथड्स हैं। तो हम कौन सा मेथड करेंगे, हम मेथड करेंगे स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट, एक मिनट। ये हाँ, ये हम स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, और ये एक्सटेंशन किसकी है, जो पहली टाइप हमने पढ़ी थी इफेक्टिव थिकनेस अप्रोच। जो पहली अप्रोच थी ना उसी की एक्सटेंशन है ये स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी अप्रोच, हम इसको पढ़ेंगे। अब इसके हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है देखो। आपके पास आपने पेमेंट शुरू में कंस्ट्रक्ट की, उसका एक स्ट्रक्चरल नंबर था, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, पेमेंट डिग्रेड होती गई, उसकी स्ट्रक्चरल कैपेसिटी जब यहाँ तक पहुंच गई ना, अब आपने कहा बस दिस इज एट द लोअर थ्रेशोल्ड, अब मुझे पेमेंट को रिहेबिलिटेट करना है, ठीक है। मजीद मेरी पेमेंट नहीं दिया कर सकती। तो एट द टाइम ऑफ ओवरले जो उसकी कैपेसिटी होगी ना, उसको हम एस सी इफेक्टिव कह देंगे, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर ओवरले की जो वो होगी ना आपके पास स्ट्रक्चरल कैपेसिटी, वो किसकी इक्वल होगी, जो आपको फाइनल चाहिए और जो भी एग्जिस्ट करती है। आपने बेसिकली ये निकालनी है, ये वाली चीज, ठीक है। ओवरले करना है ना हमने, तो हमने ये निकालनी है। तो हमें पता होगा कि जब हमने ओवरले करना है हमारी फाइनल कितनी होनी चाहिए स्ट्रक्चरल कैपेसिटी, और फाइनल का हमें पता है, और हमें पता है कि हमारी भी कितनी एग्जिस्ट करती है। तो फाइनल माइनस एग्जिस्टिंग, इनका डिफरेंस जो होगा ना, वो ओवरले की स्ट्रक्चरल कैपेसिटी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो हमने एस सी ओ एल फाइंड करना है, और वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं फाइंड करना कैसे। ये सारी उन्होंने थ्योरी लिखी हुई है, कौन कौन सा फार्मूला वगैरह इस्तेमाल होना है, इसको भी एक बार पढ़ लेना। हम सारा एग्जाम्पल से समझते हैं ये। A non-destructive deflection test was made on a flexible pavement using a 5.9-inch load plate. The thickness of asphalt concrete is 4.25 inches, and that of granular base is 8 inches. The temperature of asphalt concrete at the time of the test is 80 degrees Fahrenheit. The total load applied on the plate is 9,000 pounds. The deflection at the center of the plate is 0.0139 inches or 13.9 mm. That at a distance of 36 inches is 0.00355 inch, यानी 36 इंच पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट इतनी डिफ्लेक्शन है।
अब उन्होंने कहा आप एस्टिमेट करो एमआर को, एस्टिमेट करो एस एन इफेक्टिव को, ठीक है। तो ये हमने करना है फर्स्ट फेज के अंदर। अब आपने पहले वैल्यू निकालनी होती है रेजिलिएंट मॉडुलस की, ठीक है। बैक कैलकुलेशन करके हम रेजिलिएंट मॉडुलस निकालते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास ये वाला होता है, ये देखो, ये एम आर इसको इस साइड पे ले जाओ, डी आर को इधर ले आओ। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका, रेजिलिएंट मॉडुलस निकालने का बैक कैलकुलेशन से। अब इसके अंदर अगर हम v की वैल्यू 0.5 ले लें, इस फॉर्मूले के अंदर v की वैल्यू 0.5 ले लें, तो ये इस फॉर्म में सिंप्लीफाई हो जाता है 0.24 p डिवाइडेड बाई डी आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ना काफी बड़ी वैल्यू आती है, तो इस पे हमने फैक्टर लगाना होता है c। इसका जो आंसर आएगा ना, उसको c से मल्टीप्लाई करना होता है। और c की वैल्यू 0.33 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो c की वैल्यू मैक्सिमम 0.33 है। तो आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर इस फॉर्मूले से निकालनी होती है एमआर की वैल्यू, और फिर उसमें फैक्टर लगाना होता है सी का। और ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाता है इस फॉर्म के अंदर जब पॉइजन रेशियो 0.5 हो, ठीक है। तो आपने फिर एमआर को यहाँ पे वो कर लेना है, इस फैक्टर के थ्रू उसकी वैल्यू कम कर लेनी है। तो हम पहले पहले स्टेप में ये करते हैं, एम आर इक्वल टू 0.24। अब पॉइजन रेशियो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है, नहीं उन्होंने सीधा 0.5 वाला इस्तेमाल किया फॉर्मूला, ठीक है। तो 0.24 इंटू पी, पी के आपके पास अप्लाइड लोड जो प्लेट के ऊपर है। तो प्लेट के ऊपर कितना लोड है, 9000 पाउंड। तो 0.24 इंटू 9000 डिवाइड बाई डी आर इंटू आर। अब डी आर आपके पास क्या है, आपके पास डिफ्लेक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगी। यहाँ पे वो डिस्टेंस कितना है, 36 इंच है। तो 36 इंच पे कितनी 0.00355 है। तो डी आर इंटू आर यानी 36 इंटू 0.00355। तो ये यार तुम्हारी ना स्क्रीन हेलो शो मुर्सी नहीं भाई। स्क्रीन नहीं नजर आ रही, तुम्हारी शायद कॉल आ गई थी कोई। हेलो, आवाज आ रही है आपकी, स्क्रीन नजर नहीं आ आ रही है? अच्छा, एक रही। मिनट। हाँ, आ रही है आवाज। बीच में रुक गई थी तुम्हारे लेक्चर। अब मुझे कंफर्म कर दो, सब आवाज आ रही है? आ रही है। मुर्सी भाई बेहतरीन है, वीडियो भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। अब आप हेलो, कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। आ रही ठीक है। अच्छा, तो पहले स्टेप में हमने क्या कहते हैं, रेसिलिएंट मॉडुलस फाइंड कर लिया। 0.24 इंटू 9000 डिवाइडेड बाई जिस डिस्टेंस पे डिफ्लेक्शन थी और उसकी डिफ्लेक्शन की वैल्यू 16900 psi आ गई। अब ये देखो, ये रेसिलिएंट मॉडुलस काफी ज्यादा है। जो हम फाइंड करते हैं नॉर्मली सब ग्रेड का जो होता है 5000 के करीब होता है ना, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो 0.33 का फैक्टर लगा के इसको हमने रिड्यूस कर दिया 5580, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड था। सी के फैक्टर से आपने रिडक्शन करनी थी। तो ये हमने पहले स्टेप के अंदर क्या किया, सब ग्रेड रेसिलिएंट मॉडुलस की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, उसके हम अभी बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम पेमेंट का वो निकाल रहे हैं, एस एन इफेक्टिव निकाल रहे हैं और एम आर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने
एडजस्टमेंट करनी है उसकी डिफ्लेक्शन की। अब ये जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है ना आपके पास, एक मिनट को किधर गया है, आगे आपके पास एक फॉर्मूला आएगा ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर ना जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है, ये डिफ्लेक्शन, ये सेंटर ऑफ द लोड प्लेट पे होती है और ये 68 डिग्री फॉरेनहाइट पे होती है, सही है। और आपने इस चार्ट को इस्तेमाल करना होता है। अच्छा मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, ये एक इक्वेशन है 13.25 और एक ये चार्ट है, ठीक है। इक्वेशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इस इक्वेशन में ए की वैल्यू 5.9 इंचेस हो जाए ना, ए की वैल्यू 5.9 इंचेस हो जाए, तो आप उस इक्वेशन की जगह ये चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें ए की वैल्यू 5.9 इंचेस गिवन है। इसका मतलब है हमें इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम ये वाला चार्ट इस्तेमाल करेंगे। अब इस चार्ट से आपने फाइंड क्या करना होता है, आपने ईपी ओवर एम आर फाइंड करना होता है। वो कैसे फाइंड करते हो, पेमेंट की थिकनेस आप टोटल जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर आते हैं, और यहाँ से जो आपके पास किसकी वैल्यू है, एम आर डी नॉट ओवर पी की वैल्यू है, आप वो फाइंड करते हो। तब हमारा अगला टास्क है हमने ईपी ओवर एम आर फाइंड करना है। उसके लिए टोटल पेमेंट थिकनेस हमें क्वेश्चन में गिवन है, एम आर हमने अभी फाइंड किया है, पी की वैल्यू भी हमें गिवन 9,000 पाउंड, डी नॉट रह गया। डी नॉट क्या होता है, सेंटर पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है, तो सेंटर पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी है, 0.0139, लेकिन ये आपके पास 80 डिग्रीज पे है, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए होती है 68 डिग्रीज पे। तो टेम्परेचर एडजस्टमेंट करनी होती है हमने इस ग्राफ से, ठीक है। तो हमारे पास एस्फॉल्ट की थिकनेस कितनी थी, ये देखो, एस्फॉल्ट थिकनेस है 4.25 इंचेस। तो 4.25 इंचेस हमारे पास एस्फॉल्ट की थिकनेस है ये, और हमारा टेम्परेचर कितना था, 80 था। तो 80 को कर ले यहाँ पे 4.25 कर लिया, कोई ऐसे कर लो, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये उधर करके बन रहा है कोई, तो कितनी वैल्यू होगी, 0.9 समथिंग होगी। तो कितनी वैल्यू ले ली हमने टेम्परेचर एडजस्टमेंट की, 0.92 ले लिए, तो ये 0.92 ले लिया। तो 0.92 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें ओरिजिनल थिकनेस गिवन थी। ओरिजिनल थिकनेस हमारे पास 80 डिग्री फॉरेनहाइट पे थी, हमें अपने फॉर्मूला में इस्तेमाल करने के लिए 68 डिग्री फॉरेनहाइट भी चाहिए। तो हमने 80 को 68 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, वो क्या आंसर बन गया, 0.0128 इंचेस यानी 12.8 मिल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया डी नॉट का। तो फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड किया था रेजिलिएंट मॉडुलस बैक कैलकुलेशन से, और अगले स्टेप के अंदर हमने 68 डिग्रीज पे सेंटर ऑफ द लोड पे जो डिफ्लेक्शन थी उसको एडजस्ट कर लिया। अब हम इस्तेमाल करेंगे इस चार्ट को, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 5.9 इंचेस हमारी कन्वीनियंस के लिए गिवन थी। अब यहाँ पे एस्फॉल्ट कंक्रीट की थिकनेस नहीं मांगी हुई 4.25 इंचेस, यहाँ पे टोटल पेमेंट की थिकनेस मांगी हुई है। टोटल पेमेंट की थिकनेस क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 8 इंच ग्रेनुलर बेस की है, तो 4.25 इंच एसी की है, तो कितनी होगी टोटल, 12.25 इंचेस होगी। तो पेमेंट की टोटल थिकनेस कितनी है, 12.25 इंचेस। तो यहाँ से हम आएंगे 12.25 इंचेस के ऊपर, ठीक है। और अगला फैक्टर कौन सा था, एम आर डी नॉट ओवर पी। अब एम आर हमने फाइंड किया था 16,900, डी नॉट हमने अभी करेक्ट किया था, कितना आया था, मिल वाले यूनिट्स के अंदर 12.8 आया था, 12.8। और पी की वैल्यू 9,000 पाउंड आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये 9,000 पाउंड, ठीक है। तो आपने ये प्रोडक्ट लिया, आपका आंसर 24 आ गया। अच्छा अब यहाँ पे इन्होंने एक काम किया ना, इन्होंने इसको 0.33 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ऊपर तो हमने 0.33 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे इन्होंने नहीं किया हुआ। तो फिर अब नहीं किया हुआ, तो हम भी फिर यही लेके चलेंगे। तो 16,900 12.8 डिवाइड बाई 9,000, तो यहाँ से हमारे पास 24 वैल्यू आ गई इसकी। यहाँ से हमने 24 को लोकेट कर लिया, 24 से आगे आ गए, यहाँ से हम ऊपर आ गए 12.25 से। तो ये तकरीबन हमारे पास कितनी बन गई, ई ओवर पी की रेशो 5 और 10 के बीच में बन रही है, और लोअर एंड पे बन रही है यहाँ पर। तो उन्होंने इसकी रेशो क्या ले ली, 8.5 ले लिया। अब उन्होंने ईपी ओवर एमआर की रेशो 8.5 ले ली है, और एमआर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 60,900 विदाउट सी, ठीक है। तो हमने 8.5 को इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ईपी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 143,650 psi। तो पहले स्टेप में हमने रेजिडेंट मॉडुलस फाइंड किया था, अगले स्टेप के अंदर हमने ईपी फाइंड किया। ईपी फाइंड करने के लिए पहले हमने टेम्परेचर करेक्शन की थी, उसके बाद हमने इस चार्ट को इस्तेमाल किया था। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमने 0.33 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया इसका आइडिया नहीं है, लेकिन नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद अगले स्टेप में आपने एस एन इफेक्टिव फाइंड करना है, जो कि हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। मर्सी भाई, हाँ जी, ये आपने दूसरी दफा एमआर फाइंड किया है? ईपी फाइंड किया, पहले रेजिडेंट मॉडुलस था आपके पास, और अब जो आपके पास है ना हाँ हाँ। ईपी, ये इफेक्टिव मॉडुलस है सारी लेयर्स का मिला के। अच्छा, ये जो 24 है। 24 नहीं, 24 तो आपके पास ये था ना जो इस एक्सिस की हाँ, ये वैल्यू है। क्या है? ये आपके पास एक फैक्टर है एम आर इंटू डी नॉट ओवर पी, ग्राफ इसके ऊपर बेस्ड है, अच्छा ठीक है। ठीक है। ये वाली चीज हमने सिर्फ इसलिए फाइंड किया ताकि हमें ग्राफ की वाई एक्सिस की वैल्यू मिल सके, बेहतरीन बेहतरीन, ठीक। ठीक है। तो हमारे पास ईपी की वैल्यू आ गई।
अब ईपी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू में पता है, तो हमने सब्स्टिट्यूट करना पे एस एन इफेक्टिव निकल आया, वो कितना आ गया 2.88 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक चेक लगाना है हमने इन दी एंड। वो चेक क्या है, हमने जो थिकनेस, जो हमारे डिफ्लेक्शन की वैल्यू उन्होंने 36 इंच पे दी थी, 0.00355 इंच। अब ये 36 इंच की जो फिगर है ना, इसको आपने वैलिडेट करना है कि सही है या नहीं है। अब देखो आपने लोड लगाया हुआ है इधर, यहाँ पे आपने सेंटर पर लोड लगाया हुआ है, ठीक है। अगर आप डिफ्लेक्शन बहुत करीब वाले पॉइंट के लिए लोगे, तो उस पे इन लेयर्स का इफेक्ट आ जाएगा ऊपर वाले लेयर्स का, जबकि आपको तो एम आर की वैल्यू नीचे वाली लेनी चाहिए। और अगर आप बहुत ही दूर ले लोगे, आपका ये जो पॉइंट जो है बहुत ही दूर ले लोगे जहाँ पे आप डिफ्लेक्शन फाइंड करे हो, तो शायद वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू इतनी छोटी हो कि एक्यूरेट ही ना है, ठीक है। तो आप ना बहुत करीब ले सकते हो ना बहुत दूर ले सकते हो, आपने एक एडिक्वेट डिस्टेंस पे आर की वैल्यू लेनी होती है। यानी यहाँ पे उन्होंने वो डिस्टेंस कितना लिया है, इस एग्जाम्पल में 36 इंच लिया हुआ है। तो हमने चेक करना है कि 36 इंच क्या सही डिस्टेंस है या नहीं है, ये 36 इंच एक्यूरेट है या नहीं है। तो 36 इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है आर का, ये फॉर्मूला। यहाँ पे ए हमारे पास क्या 5 to 9 इंच है, डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ई की वैल्यू हमारा हमने फाइंड कर लिया है। ये मिनिमम डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस से कम तक आप नहीं ले सकते। मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला तो नहीं गिवन, लेकिन इससे कम पे आप नहीं ले सकते आर की वैल्यू। अगर इससे कम पे आप आर की वैल्यू लोगे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके पास ऊपर वाले लेयर्स का इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लेना है 36 इंच के लिए, दिखना है कि ये डिस्टेंस सही है या नहीं है। तो हमने ए की वैल्यू 5.9 डाली, डी की वैल्यू 12.25 डाली, ई की वैल्यू हमारा हमने 8.5 फाइंड किया था। तो आर की वैल्यू 17.98 इंच आ गई, ठीक है। यानी 17.98 इंच से कम पे आप नहीं ले सकते, देखिए उससे ज्यादा पे ले सकते हो। तो हमने 36 इंच पे लिया, तो हमारी एक्यूरेट है वैल्यू। मैक्सिमम का फॉर्मूला नहीं गिवन, तो उसका आइडिया नहीं क्या करना है, लेकिन मिनिमम से ज्यादा है तो वी आर ओके। और मैक्सिमम दोनों ने भी कोई चेक नहीं लगाया है, ठीक है। तो हमने, अगर मैं इसको समराइज करूँ, हमने क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैक कैलकुलेशन से रेजिडेंट मॉडल्स फाइंड किया है। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव था हमारा इलास्टिक मॉडल्स फाइंड करने का, सारी लेयर्स के कंबाइंड। उसके लिए हमने पहले पहले फाइंड किया करेक्टेड वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लोड पे डिफ्लेक्शन की, ठीक है। फिर हमने ये वाला फैक्टर वर्कआउट किया, टोटल थिकनेस पता थी, वहां से हमने ईपी और एमआर निकाल लिया। एमआर हम फर्स्ट स्टेप में फाइंड कर चुके थे, तो हमारे पास ईपी की वैल्यू आ गई। अब ईपी की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, हमने एसएन फैक्टर फाइंड कर लिया। हमसे क्वेश्चन में उन्होंने दो चीजें मांगी हुई थी। उन्होंने एमआर मांगा हुआ था और एसएन फैक्टर मांगा हुआ था, दोनों हमने फाइंड कर लिए। एंड पे हम एक चेक लगा देंगे कि क्या वो डिस्टेंस सही था या नहीं था जिसपे हमने डिफेक्शन ली है। वो मिनिमम डिस्टेंस ज्यादा था तो ओके हो गया, ठीक है। तो अभी हमने एसएन इफेक्टिव फाइंड किया। अब हमारे पास देखो ये आ गया इफेक्टिव। अब हमने फ्यूचर का टोटल फाइंड करना है। जब हम टोटल फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, ओवरले हमने कितना देना है, ठीक है। ओवरले की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमने आगे यही करना है एग्जाम्पल में। ये देखो उसी एग्जाम्पल की कंटिन्यूएशन है, वही सरफेस कोर्स है, ठीक है। ग्रेनुलर बेस 8 इंच की है, हमारे 5.580 जब हमने फाइंड किया था। अब यहाँ पे हम फैक्टर वैल्यू ले रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ऊपर हमने दो जगहों पे अनफैक्टर्ड वैल्यू ली थी 16,000 समथिंग थी, यहाँ पे हम फैक्टर्ड वैल्यू ले रहे हैं 12 से मल्टीप्लाई किया था। उन्होंने हमें ट्रैफिक दी है 2.4 मिलियन नीडल से, यानी अगले फेज के अंदर ना। अब हमने देखो इस फेज के लिए डिजाइन करना अपनी पेमेंट को, इसके लिए, ठीक है। ये एसएफ के लिए, एसएफ पे लोड कितना आ रहा है, एनएफ की इक्वल आ रहा है। एनएफ, तो एनएफ की वैल्यू उन्होंने हमें कितनी दी हुई है, 2.4 मिलियन ईजल्स। रिलायबिलिटी 95% है, स्टैंडर्ड डिवीजन 0.45 है, इनिशियल सर्विसिबिलिटी 4.2 है, टर्मिनल 2.5 है, चेंज इन सर्विसिबिलिटी 1.7 है। एसएन इफेक्टिव हमने पिछली एग्जांपल में फाइंड की थी, वो हमारी कितनी आई थी, 2.88 आई थी, ठीक है। ये 2.88, तो वही एसएन इफेक्टिव हमारा 2.88 है। अब हमने फाइंड करना है ओवरले कितना है। अब ऐसे आपको पता है एसएन का फॉर्मूला जो होता है वो तीन चीजों का प्रोडक्ट होता है, लेयर कोफिशिएंट इनटू ड्रेनेज कोफिशिएंट इनटू थिकनेस, यानी ए इनटू एम इनटू डी। अब क्योंकि हम ओवरले कर रहे हैं तो टॉप लेयर है हमारी, और टॉप लेयर का तो एम वैसे ही हम नहीं लेते, राइट। तो एम तो निकल गया, बच गया ए इनटू डी। अब हम ओवरले कर रहे हैं एचएमए का कर रहे हैं, तो एचएमए की हमें ए की वैल्यू पता है कितनी होती है, 0.44 होती है। इसका भी एक चार्ट गिवन है, और वो आप यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए। इधर कहीं गिवन था ये, ठीक है। इससे आप फाइंड कर सकते हो। तो अमूमन इसकी वैल्यू 0.44 ही ली जाती है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है। तो आपने क्लियर किया ये 0.44 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या चीज रह गई है, एस एन ओ एल ओवरले जो है इज इक्वल टू ए ओ एल, क्योंकि एम की वैल्यू तो वैसे ही इसकी 1 होगी, और डी इंटू ओ एल। ए इंटू ओ एल हमारे पास पता है, ओवरले है एच एम ए का, तो 0.44 वैल्यू होगी, क्योंकि एच एम ए की वैल्यू 0.44 होती है। तो हमने डी ओ एल फाइंड करना है। और हमें पता है कि एस एन ओ एल जो है ना, एस एन ओ एल, ठीक है, ओवरले का जो स्ट्रक्चरल नंबर है, स्ट्रक्चरल कैपेसिटी है, वो आपके पास डिफरेंस किसका है, फ्यूचर स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी फ्यूचर स्ट्रक्चरल कैपेसिटी माइनस अफेक्टिव स्ट्रक्चरल कैपेसिटी। अफेक्टिव स्ट्रक्चरल कैपेसिटी हम फाइंड कर चुके हैं, हमने फाइंड करनी है फ्यूचर स्ट्रक्चरल कैपेसिटी। दोनों का डिफरेंस लेंगे, एस सी ओ एल आ जाएगा और ओवरले की थिकनेस आ जाएगी।
अब एचसीएफ कैसे फाइंड करना है भाई, एस्ट्रो मेथड में से हम स्ट्रक्चरल नंबर फाइंड नहीं करते थे, सेम टू सेम वैसे हमें स्ट्रक्चरल नंबर फाइंड करने हैं। हमें डेटा सारा गिवन है, यहाँ से हम आते गए आगे। रेसिडेंट मॉडल्स का हमने वो इस्तेमाल किया, सबग्रिड का रेसिडेंट मॉडल्स इस्तेमाल किया, ट्रैफिक हमें 2.4 मिलियन गिवन थी, स्टैंडर्ड डिवीजन 0.45 है, रिलायबिलिटी 95 है, डेल्टा पी 1.7 है, हमारे पास स्ट्रक्चरल नंबर कितना आ गया 5.2। अब ये एस एन एफ की वैल्यू है, ठीक है। तो एस एन इफेक्टिव जो है वो आपने ऊपर वाले पूरे क्वेश्चन के तरीके से फाइंड करना है, एस एन एफ आपने एस्टो मेथड के तरीके से फाइंड करना है। एस एन एफ भी आपके पास आ गया यहाँ से, ठीक है 5.2। और एस एन इफेक्टिव पिछले एग्जाम्पल में हमने फाइंड किया था, कितना आया था 2.88, ठीक है। तो 5.2 माइनस 2.88, और हमने वो कितना लिया था, लेयर कोफिशिएंट 0.44 लिया था, तो 5.27 इंचेस, तो यानी इतना हमने ओवरले देना है ताकि वो फ्यूचर ट्रैफिक जो है उसको विथस्टैंड कर सके। फ्यूचर ट्रैफिक कितनी थी 2.4 मिलियन इंचेस, तो ये हमने ओवरले की थिकनेस निकाल ली। तो हमने इस स्लाइड के अंदर हमने एचएमए को ओवरले किया है ओवर एन एसफॉल्ट फील्ड में, ठीक है। उसके लिए पहले एस एन इफेक्टिव फाइंड किया, उसकी पूरी एग्जाम्पल थी। फिर एस एन एफ फाइंड किया जैसे हमने एस्ट्रो वाली स्लाइड में किया था, फिर दोनों का डिफरेंस लिया, उसको डिवाइड कर दिया, ओवरले किए लेयर कोफिशिएंट पे, तो ओवरले की थिकनेस आ गई 5.27 इंचेस। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यूमेरिकल है तो बता दो, मेरे ध्यान तो ये वाले हैं। मुरसलीन, हाँ ये लेक्चर 16 जो है उसके अंदर ये मीन स्क्वायर वाला जो है, मीन स्क्वायर प्रिडिक्शन एरर, ये कोई न्यूमेरिकल तो नहीं है ना? यार मैंने सुलेमान उसको देखा नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं है मीन्स के कितना लंबा है वो। पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि न्यूमेरिकल होगा, बस कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, है तो एक स्लाइड का ही। यार आइडिया नहीं है उसका वैसे मुझे, चलो पता फिर नहीं है। मिस कराते हैं। कोई नहीं, सारे डूबेंगे सिवाय मुर्सी भाई। कहाँ है यार। मुर्सी भाई ये पैदाइश भी के साथ लेकर आए हैं, आमद होती है उनको पेपर के दौरान, नहीं तो हम अवाम ये और भी नवास है जिन बेचारों को पढ़ना पड़ता है, इधर उधर से ये धक्के भी खाने अभी पड़ते हिप्स ने हैं। अभी हिप्स ने मैसेज किया सर ने कि 22 इंक्लूडेड है। यार ये क्या बकवास हाँ है। है इंक्लूडेड, उसमें क्या न्यूमेरिकल्स है? हाँ वो इकोनॉमिक्स है पूरी। अच्छा वो घटिया, हाँ मैंने पूछना था, हाँ वैसे उसकी सेंस नहीं बनती, इंक्लूडेड होने नहीं चाहिए। मैं भी नहीं यार, बंदा क्या करे उसको, बंदा ठीक नहीं करना है, मैं पड़ेगा ज्यादा यार। नहीं कहूंगा, मैं ज्यादा ठीक है, ज्यादा नहीं कहूंगा। वो किसी को आता है तो करवा दे यार, आता है किसी को भी वो। ये एक भाव तक मुझी को आता होगा, इकोनॉमिक्स है वो, प्योर इकोनॉमिक्स है, प्योर, कुछ भी नहीं है। और वो बस ट्रांसपोर्ट के साथ है जी कि जी रोड की चीज आ गई है, बस उसको नाम दे दिया कि रोड का प्रोजेक्ट है। मुझे आती नहीं है, मैं बातें ऐसी कर रहा हूँ, प्लीज इग्नोर। मैंने क्योंकि पढ़ लिया है, लेकिन मुझे आई नहीं, मैंने वो नहीं होता कि याद नहीं किया, पढ़ा हुआ है। अभी तो मैं आपके पुराने लेक्चर देख रहा हूँ। ये जो है ना, अगर इसमें सर ने पिछली बार जो चार्ट दिए थे ना एग्जैक्टली पेपर वहीं से आया था और कहीं से नहीं आया था ना। तो अगर देखा जाए, एक ये वाला आ रहा है, ये मैंने इसका लेक्चर दिया हुआ है मिनट से पहले का, ये यहाँ से आ जाएगा। अब ये इन्होंने ईजल्स के लिए दिया हुआ है ये वाला चार्ट, तो ईजल निकालने होंगे, एक ईजल का आ जाएगा, एक वो एस्फॉल्ट इंस्टीट्यूट का आ जाएगा। यार लेकिन अच्छे खासे करना है फिर भी। वही तो अच्छा खासा भी दिया, माल दिया हुआ भाई ने। यार ये सेकंड लास्ट वाला किधर यूज होगा? कौन सा? सेकंड लास्ट ये ग्राफ। हाँ हाँ, और ये समझ आ रहा है तुझे? वही तो पढ़ा नहीं जा रहा। वही ना, ये पढ़ा जा रहा है एक सवाल, और दूसरा ये यूज कहाँ होगा? नहीं ये लोड हो जाएगा, मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा, अभी पीडीएफ में हमारे पास, इसको प्रिंट पे डालो, ठीक हो 50, जाएगा मेरे ख्याल से। भाई दो भाई प्रिंट दो निकला हुआ देखो ना, प्रिंट लिखे हुए भी नहीं पढ़ा जा रहा, मुझसे तो नहीं पढ़ा जा रहा। अच्छा तो यार ये नुमान जी किस लेक्चर में है? ये है तो रिजिड पेमेंट का, तो फिर ये पता किसमें नहीं, होगा? इसका ये जो एफए का मैनुअल है उसके अंदर थे ये, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैं उसके वहाँ पे तो काफी क्लियर है। अच्छा। मान तूने उसका प्रिंट निकलवाया, इसका निकलवाया है? इसी के ही निकलवाया है मैंने तो, ये जो सर ने दिया है। बाकी यहाँ थोड़ी बहुत वैल्यूज देखनी है कहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, रफली थोड़ी बहुत समझ आ गई है। वो मैंने शेयर अच्छे तो से कर दिया पढ़ यार के को। फिर। एक मिनट भेजता हूँ। मुझसे भी जरा एक थोड़ा गो थ्रू करवा देंगे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, जरा मैं भी जरा देख लूँ। नहीं नहीं, जो फॉर्मूला शीट की बात हो रही है, हम्म। क्योंकि आपको पता है वो तो इन्वॉल्व है, वो उनमें से कोई माल आएगा सारा। ये तो जो मैंने व्हाट्सएप किया मरसलीन।
वो हाँ ये कितने क्रिस्प। पहले हैं, ये बड़े फिट हैं आप। अच्छा। लेकिन इसका हम प्रिंट निकलवा नहीं सकते मेरे ख्याल में। हाँ हाँ, ये सर ने दिया ही नहीं है, सब तो काम खराब कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें गिवन ये वाले तो गिवन है जो तुमने मुझे भेजे हैं। हाँ ये किधर यूज होंगे? B7 B747 100 200, हाँ ये सेम टू सेम ही वाला है। और दूसरा कौन सा, डुअल टैंडम गियर, ये वाला किधर है? डुअल टैंडम गियर, ये सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने करना क्या इसमें? पहले पहले इसमें हमने ये इफेक्टिव वैल्यू चाहिए हमें, और एस सी चाहिए। एस सी यहाँ पे है, ये इफेक्टिव इधर है, और डिजाइन एक ग्राफ यहाँ से आ जाएगा, तो लोड आ जाएगा इसका, ठीक है। एंगल डिपार्चर्स के अगेंस्ट स्लैब थिकनेस आ जाएगी, ठीक है, बस सिंपल से है। हमारे देखिए ऐसे ही है ना, आपने पहले यहाँ से फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ की वैल्यू ली, के की वैल्यू आ गई उसके अगेंस्ट, के से ऊपर गए, आपने देखा आपका ग्रॉस वेट कितना डिजाइन है क्राफ्ट का, वहां से आप एनुअल डिपार्चर्स के पास चले गए। एनुअल डिपार्चर्स किस तरह है? हाँ। हाँ, ये 1200 3000, ये अच्छा हर ये किसी पे बात, थिकनेस ही लिखी हुई है ना, ये सब पे थिकनेस ही लिखी हुई है ना। हाँ ये थिकनेस है। ये एक चीज बताएंगे हमें, जिस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें 16,000 आए थे हमारे पास एनुअल डिपार्चर्स, और यहाँ पे जो है 15,000 है, 25,000 है, तो बस रफली वही 15,000 वाले यूज कर लें हम। ठीक है, तो यानी ये हमारे पास 15 मेरे करें इंटरपोलेट करें? 16,000, 16,000 यहाँ पे कितनी बनेगी? 15,000 पे हमारे पास अगर बन रही है फॉर इंस्टेंस 15.75 अगर कह लें इसको, तो 16 पे कितनी बनेगी? कम हो जाएगी ना, कम होगी, ज्यादा होगी बल्कि। तो आपके पास थोड़ी सी यानी 15.9 इंटरप्रेट किया जा सकता है हल्का सा। सही। इसमें कोई और बारीकी है या बस यही है जो नजर आ रहा है? तो क्या कह रहे हो? इसमें कोई और कॉम्प्लिकेशन है या सिंपल सा यही है, बस यहाँ से ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, कुछ और भी इसमें करना मुझसे क्या पूछ रहे, तुझे पता होगा। है? तू 27 नंबर सारी लिया तैयारी मेट्स करके में। बैठा है। हाँ, सारी तैयारी करके बैठा है, बता दे यार। नहीं मसला ये है ना कि अब ये एक B474 है और एक डुअल टेंडम है, अगर ये दोनों हो तो फिर कौन सा ग्राफ लेंगे? मतलब डिजाइन एयरक्राफ्ट अगर B747 भी आए और वही डुअल टेंडम भी हो। B747 डूल टैंडम होता भी है? B7, वेरी गुड क्वेश्चन। हम तो एरोनॉटिक्स वाले बन गए। फिर 1 2 3 4, इसके तो देख 16 पहिए, तो डबल डूल टैंडम लग रहा है मुझे। यानी कह लो ये डबल डुअल टेंडम का है, ये B474 है हाँ, शायद ऐसे ही ये है। देखिए डबल डूल टैंडम है ये देख। बल्कि उसमें भी गिवन होगा ना ये तो, रुक जाओ, ये देखो B747 डबल डूल टैंडम है ये। यार इसमें ये जो 327 है उसको क्यों नहीं 300 किया था? यार ये तो उस वक्त भी हमें नहीं समझ आई थी, कर लेना बेशक। 300 ही करे सबको। उनका बाकी दो को 300 किया, तो इसको भी करना चाहिए टेक्निकली तो। बोलो भाई पढ़ाई चल रही है। बाकी ग्राफ भी एक एक करके देख लो ना किसकी चीज।
लास्ट उसमें वाला हमारा जो किसका है? डिजाइन, जो हमारा डिजाइन एयरक्राफ्ट होगा, हमने उस वाला वही इस्तेमाल करना होगा ना इसके अंदर, उसका चार्ट। तो डिजाइन एयरक्राफ्ट के अंदर डुअल गियर क्यों लिखा हुआ है, डुअल टैंडम गियर? तो डिजाइन 727, एयरक्राफ्ट। नहीं डिजाइन एयरक्राफ्ट तो नाम की मुनासिबत से नहीं आएगा। Because it is 17 this is design aircraft, still after putting in the process for dual aircraft wing। जैसे अब इन्होंने यहाँ पे ना उसको लिख दिया है, ये डुअल व्हील एयरक्राफ्ट है, तो फिर वो इस्तेमाल किया है। मैंने उसकी मेन नाम के मुनासिबत से नहीं आया। तो फिर नाम 7720 वाले डुअल, चार्ट का क्या करेंगे? डुअल व्हील, या तो फिर ऐसे ही होगा ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आपने उस जो मैं गिवन होगा डिजाइन वो डुअल टेंडम होगा, या फिर शायद वो लिखा होगा 747 बन रहा है। नहीं, 747 पे नाम पे भी कर सकते हैं हम एयरक्राफ्ट के। फिर मिड्स में था नहीं था कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फिर था इस तरह का कुछ उसमें से। पता नहीं यार, इसका नहीं आइडिया। और इसके अलावा यार ये बार बार हमजा पूछ रहा है कि डिजाइन एयरक्राफ्ट कैसे डिसाइड करेंगे, उसका क्या सीन है? कोई क्लियर आंसर है? हमजा पूछ रहा है। मैंने कहा पूछा हमजा ही ने नहीं। हमजा ने पूछा है ना कि डिजाइन एयरक्राफ्ट, जैसे वो जो 16,000 वाला है कि वो कह रहा था कि कौन से वाला सेलेक्ट करेंगे, कि वो जो उसने एक कॉलम बना के आगे 40,000 सबको कर दिए, वो कहते हैं कि मैंने मैंने तुम्हें डुअल कहा बताया व्हील था ना, ये। जिसका जिसका व्हील लोड मैक्सिमम होगा वो डिजाइन एयरक्राफ्ट होगा। बस वही है। हाँ। नहीं ठीक सब है। मेरा तो, मैं तो ये पूछ रहा था यार कि कन्वर्ट किस में करेंगे। हाँ हाँ, यही मेरा यही सवाल है, यही सवाल है, वो शायद मैंने मेरा पूछा तो ये गलत है। सवाल था। हाँ, तो कन्वर्ट किस में करेंगे, यही मेरा सवाल है, मैंने पूछा इन्होंने तो जैसे था। डुअल में किया हुआ है तो बेशक डुअल में कर लो। नहीं, डुअल में करेंगे अच्छा, या फिर उसमें करेंगे डिजाइन में? हम्म। हाँ यही मेरा सवाल है कि देखो, डिजाइन एयरक्राफ्ट अगर कोई और हो तो फिर हम डुअल में करेंगे या नहीं करेंगे, ये हर हालत में डुअल में कर दें? यार ऐसे कंपैटिबल तो होनी चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि देखो डिजाइन हमारी मर्जी, डिजाइन एयरक्राफ्ट किसको बनाए, ईजल्स तो वही हैं, चीजें तो वही हैं सारी। नहीं, हमारी मर्जी नहीं, जो आएगा वही आएगा वही मतलब कहने का मकसद। अच्छा यार, मैं तो थोड़ा रिटार्डेड हूँ, ठीक हो गया। क्या फाइनल हुआ है फिर? डुअल लेना है या डिजाइन? हम्म, इसके मुझसे अंदर भाई 30 बच्चों के फैसले का वो कर रहे हैं। डिस्क्लेमर पचास मुझसे पहले भी देना गलत चाहिए। बता, मुझसे भी गलत बता दे, सब सब सारे सारे आ जाएंगे। फिर मैं आपसे चुप करके डीएम में पूछूंगा, मुर्सी भाई जरा बताए ना सवाल क्या नहीं। यार इसके अंदर वही लेना शायद, कंपैटिबल मेरे ख्याल में होनी चाहिए। कंफर्म लेकिन मुझे नहीं, पहले बता रहा हूँ। प्लीज चलो आल्सो तो बताओ। भाई प्रिंट ये दिस। केवल एक फाइनल करो, सारे वही करो। ओए बड़े लोग बोल रहे हैं, बोलने दो बड़े लोगों को। जी जी, बड़े लोग यार फरमाइए, हगिए। यार मैं ये पूछ रहा था भाई, ये पेज 4 पे जो ये चार्ट्स हैं ये कहाँ से यूज हो रहे तो ये पढ़ रहे हैं लोग तो। अच्छा, हैं इसमें? ये मैंने भाई मैंने अभी बताया था लेक्चर में, ये वाला उसके लिए होगा। आपके पास अगर स्टेबलाइज, अगर बीच में सब बेस आपने दी हुई है ना रिजिड पेमेंट में, तब इस्तेमाल होगा ये, एफ वाले में। रिजिड पे रिजिड पेमेंट एफए वाले में, और अगले पेज पे भी जो यूज हो रहा है वो यही है। वो स्टेबलाइज सब बेस के लिए, ये वाला सादा सब बेस के लिए। अब फिर सवाल ये है कि अगर आपने दे दी सब बेस, अगर आपने प्रोवाइड किया है रिजिड पेमेंट के डिजाइन में, लेकिन किसी और मेथड से, तो उसमें ये वाले चार्ज लगेंगे या नहीं लगेंगे? जैसे हमने पहले एस्ट्रो मेथड से पढ़ा था, और फिर पढ़ा था उस वाले से, क्या नाम है उसका, एफए एफए नहीं बीच वाला जो था पीसीए। तो पीसीए। उसमें अगर सब बेस देनी पड़ेगी तो यही चार्ट्स एप्लीकेबल होने तो चाहिए वैसे। इस पे कहीं लिखा तो नहीं है कि एफ ए के ये लिए। ये चार्ट्स बने हुए बेसिकली किसमें है? बने हुए बेसिकली किस में, क्या मतलब? किस लेक्चर में ये चार्ट्स हैं ये वाले? ये है एफ ए वाले में। हाँ, एफ ए वाले में? हम्म। यार सर को और बड़ा अभी जल्दी याद आ गया, एक और प्रिंट करवाने का है। ये एक और जो प्रिंट निकलवाना है, ये 22वां लेक्चर है ना? यार ये यार सर को अब भूला हुआ था, याद दिला दिया यार।
यार क्या भूला बता, उस दिन बच्चे ने मैसेज किया था ग्रुप में, इंक्लूड है या नहीं है, उसकी जानी बात पेपर करना। बना होगा तो पेपर बना हुआ है, अभी रात को चेंज नहीं हो सकता। यही बात है बस मसला हमारे ये बन कहने से जाता। कुछ नहीं होता। कल 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 फॉर्मूले ना होते, ये रोला बन जाता। फॉर्मूले ना होते तो मार्क्स मिल सकते थे भाई। ये निकम्मे हैं सारे, इनको बहुत शौक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी तक सीखे ही नहीं है। अभी तक ये नहीं सीखे कि टीचर से असाइनमेंट का नहीं पूछना होता, ये कब है, सीआर से पूछे वो बताएगा आपको, उनको याद आ जाता है उल्टा। मैं उनको यार कॉपी रिकॉर्डिंग करता स्टॉप की है रिकॉर्डिंग? नहीं नहीं चल रही है। भाई कौन देखता रहेगा उसको रिकॉर्डिंग भेज रिकॉर्डिंग, भाई, दो स्टॉप कर मिनट दे। में भेज। ये स्टॉप कर ओए मुझे दे बताओ हाँ रिकॉर्डिंग को। हमजा, आखिरी आखिरी ग्राफ कौन सा है? ओए लीव कर, मैं चलो ठीक है, ये तो सारे ही चले गए। सीन आखिरी ग्राफ कौन सा है? यार यार ये भी उसका है, ये फ्लेक्सिबल क्या है? फ्लेक्सिबल क्या है, H2? नहीं, एफ ए। अच्छा है। ये तो मिड्स में आया था, मुझे याद है। ये भी यानी दोबारा आने का चांस है। हम्म। यार इसमें वो क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल वाला क्या सीन था? क्रिटिकल, इस चार्ट से क्रिटिकल थिकनेस आती है, इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉन क्रिटिकल आती है। चार्ट से अभी क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड? मल्टीप्लाई। डिवाइड करोगे तो बढ़ जाएगी। तो हाँ डिवाइड ही करना था, मुझे लगता है पेपर में कुछ वो उल्टा होगा शायद, वो क्रिटिकल होगा नॉन क्रिटिकल करना होगा। अब और कोई न्यूमेरिकल है तो बता दो किसी और स्लाइड में। 22वें में ही है बस। ऐसे में। मुझसे भी ये तो आप तो- ये कर लें, 22वें का ना आप क्लास ना रखें, अब जब आप पढ़ लें ना आप खुद रिकॉर्ड करके बस भेज दें, भाड़ में जाए। ओ भाई 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 वो मतलब पढ़े टाइम क्या, पास मेरा है। काम करे। वही ना, अब तो आधी रात कल हो गई, उसका अब किधर पेपर है बैठे हुए। हमारे साथ। क्या कह रहे हैं वो ना? मैंने कहा कल उसका हमारे साथ पेपर है, कुछ करने वाली बात कर यार। हाँ ये भी है। ऊपर या से एक सीढ़ी भी क्विक सीढ़ी भी ओवरव्यू दे सीढ़ी दें, भी करनी होगी। 10 मिनट वाला, कोई और थ्योरी भाई निकाल के। मैंने अभी खुद भी करना है, वो मुझे भी नहीं पता उसका। ये भी मुझसे है। भाई अभी भी तो। पोस्ट मिड्स लेक्चर 7 लेक्चर 10 19 और 20 बस ना। और अब 22 पे आ गए। और अब 22 भी आ गया। तो ये बीच में जो है 13 14 यार 15 बीच में 16। मोना भाई, बीच में छोटे छोटे तो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अब न्यूमेरिकल हैं या नहीं ये कंफर्म नहीं है उनका। छोटे छोटे फॉर्मूले भी कहीं ना कहीं घुसे हुए हैं। मतलब वो लेक्चर हम स्किप कर सकते हैं, फॉर्मूले बस पढ़ लें यार एक बार। हाँ, एक बार यानी अगर टाइम बचता है तो लाजमी देख लो, क्योंकि सर पिछली बार भी सर ने पेपर तो दिया था मुश्किल, जैसे वो टैंडम सैंडम का सवाल था। इस बार सर बोल रहे हैं कि हाँ मुश्किल देंगे, तो पता नहीं कैसा सवाल आता है, देख लो चीजों को। यार मुझे ये बताओ, वो जो बीच बीच में फॉर्मूले एक वो तुमने कर ली? नहीं की ना भाई। बस एवरेज लो है इंशाल्लाह। मुर्सी भाई ने नहीं किया तो फिर मेरे डैडी भी नहीं कर सकता। उसके बाद बस यही कोशिश करें आप जो है ना। मुर्सी भाई अल्फा तो तुसी आपका आना औलाद। ही आना है, एवरेज लो। यार मेरे नहीं अलावा नहीं, और बंदे हैं जो ओए मैं हाथ एक बात उड़ाने नहीं लगते बताऊं, हैं। यार नहीं तुम्हें मुर्सलीन और से सांप मतलब ये बड़े हैं। आउटलायर है। हाँ ये आउटलायर है, ये वो होता है जिसको वो कहते हैं इसको साइड पे कर दो, इसने वैसे ही ऊपर आना है। यार ना। हाँ हाँ मुर्सी हम मजाक नहीं कर रहे, मैं तो सीरियस हूँ, आप मजाक समझ रहे हैं यार, कितनी गलत बात हम्म। कर रहे हैं। भाई जिधर आपकी सोच खत्म होती है ना उसकी शुरू होती है। नहीं सोच नहीं, ग्रेड्स। अभी तक रिकॉर्ड हो सोच तो रहा है। आपको पता है, सोच तो मेरी बड़ी अच्छा यार, हाँ वे चुप करो, मैं तो वो अभी खोलने लगा था अपना मुंह। कोई इसीलिए हंस मूलम देता भाई था। को, मूलम भाई को वैसे ही पता है। मेरी बातें कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रही थी। हमजा एक्सेस दे दें भाई, मैंने पहले वाला 1 घंटा नहीं लिया ओए अभी तक। ओए हमजा, हाँ मेरा भी यही सीन है। नहीं मैंने लिया है, मुझे समझ कुछ भी नहीं आई, मैं बिल्कुल बंद था। तू मैसेज व्हाट्सएप छोड़ता तुझे कुछ समझ आती ना? नहीं नहीं वो तो मैं तुझसे बाद में बात हुई है यार। अच्छा मुझे ये बताओ, एंड कर दो इसको। हाँ कर मेरे दे हाँ कर पास दे। रिकॉर्डिंग काट कर दे। कर दो यार, ये तो एंड पे बहुत नहीं सारा रह रिकॉर्डिंग नहीं नहीं, था। मीटिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ कर दे कर दे। चलो अल्लाह ओके हाफिज सबको। ओके मूनम, मुर्शी भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। मूनम चाउमीन खाया तूने? बहुत बुरा चाउमीन बना था, बहुत बुरा। खा तो वहाँ लिया क्या ना? खाया? हॉस्टल का हॉस्टल साले। हॉस्टल में चाउमीन कब से बना शुरू हो गया? वही नस्ल तरक्की कर एक रहे हैं महीना हमारे हुआ। जाते हुए।
1 महीना हुआ है, क्या बात है। चाउमीन ऐसे तेल में डूब रहे होते हैं, ऑयल में। ना कर, मैंने तो देखी ही नहीं होने तक। और ना, ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यस।